इसलिए ललित को मारने के बाद पुनीत का पहला विचार गार्गी की स्थिति के बारे में पूछना ही था। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गार्गी ने अपना सिर हिलाया। अभी भी वह पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी जो अभी अभी घटा था। पूरा दृश्य इतनी तेजी से घटित हुआ था कि पलक झपकने का भी समय नहीं मिला। उसकी सभी प्रतिक्रियाएं बस एक अंतर्ज्ञान की तरह थीं। इसलिए जब उसने ललित को उस द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के धमाके से दूर उड़ते हुए देखा जो उसने खुद फेंका था, तो गार्गी भी थोड़ी स्तब्ध रह गई थी। यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। पुनीत ने गार्गी को ध्यान से देखा और यह देखकर कि वह वास्तव में सुरक्षित है, उसने आखिरकार राहत महसूस की। सौभाग्य से हमारे पास भाई विराट का दिया हुआ वह अचूक अस्त्र था, अन्यथा हम सच में नहीं जानते थे कि क्या करना है। पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर गार्गी ललित के हाथों में पड़ जाती तो वे सभी कुछ भी करने से हिचकिचाते और उन्हें बंधक बना लिया जाता। उस स्थिति में वे सच में नहीं जानते थे कि उनका क्या हश्र होता। मुझे चिंता हो रही है कि भाई विराट अब कैसे होंगे। पुनीत की बातें सुनकर गार्गी तुरंत चिंतित हो उठी। उसने उस दिशा में देखा जहां से वे आए थे और घबराहट भरे स्वर में बोली, चिंता मत करो गार्गी, भाई विराट की क्षमताओं को देखते हुए वह बिल्कुल ठीक होंगे। पुनीत ने उसे सांत्वना दी। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद वह खुद भी अनिश्चित था। यद्यपि विराट शक्तिशाली था, फिर भी वह केवल अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी चतुर्थ विपत्ति लोक का एक खूंखार विशेषज्ञ था। इसके अलावा इस विशेषज्ञ ने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था और उसके पास कई चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। ऐसे दुश्मन के सामने एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, औसत शक्ति वाले पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। लेकिन इस समय खुद को सांत्वना देने के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता था। उस स्तर के युद्ध में शामिल होना उनके जैसे योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर था। उनका वहां जाना व्यर्थ होता और केवल उनकी अपनी मौत का कारण बनता। तभी दूर से सफेद वस्त्रों में एक आकृति तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई दिखाई दी। पलक झपकते ही वह आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। भाई विराट! सफेद वस्त्रों में उस आकृति को देखकर गार्गी खुशी से झूम उठी। अपने आसपास के सभी लोगों को भूलकर वह विराट की ओर दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में सौंपते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बहुत डरी हुई थी और विराट को सही सलामत देखकर उसके दिल में ऐसी खुशी छा गई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था और वह खुशी के आंसू रोने लगी। अचानक पहुंचे विराट को जब यह कोमल और सुगंधित आलिंगन मिला तो उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। अपनी बाहों में रोती हुई उस लड़की को देखकर वह उसे खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मजबूरन विराट ने उसे अपनी बाहों में लिपटे रहने दिया। पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें याद था कि जिग्नेश ने पहले भी ऐसी ही परिस्थितियों में कितना भारी नुकसान उठाया था। इसलिए भले ही वे उन दोनों को चिढ़ाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूसरी ओर मुड़ गए, यह नाटक करते हुए कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। काफी देर बाद गार्गी को आखिरकार याद आया कि पुनीत और उसका भाई गगन अभी भी आसपास ही हैं। शर्म से लाल होते हुए वह सफेद वस्त्रधारी विराट की बाहों से अलग हुई। भाई विराट, क्या आप ठीक हैं? अपनी शर्मिंदगी के बावजूद गार्गी ने सफेद वस्त्रधारी विराट से पूछा। मैं ठीक हूं, क्या तुम्हारी तरफ सब ठीक है? सफेद वस्त्रधारी विराट ने पूछा। मैं तो ठीक हूं, लेकिन ललित ने हमारे कई साथी शिष्यों को मार डाला, गार्गी ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्या? ललित ने किसी और को भी मार दिया? गार्गी की बात सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ था? वे लोग इतनी बड़ी संख्या में थे और पुनीत ने भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। फिर ललित ने उनमें से कई लोगों को कैसे मार दिया? यह बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। पहला कारण यह कि ललित की शक्ति बहुत अधिक थी, हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। और दूसरा कारण यह कि मेरी ताकत सबको बचाने के लिए बहुत कम थी। यदि भाई विराट ने गार्गी के लिए वह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज नहीं छोड़ा होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। सफेद वस्त्रधारी विराट का प्रश्न सुनकर पुनीत आगे आया और शर्मिंदगी से भरे चेहरे के साथ बोला। फिर उसने सफेद वस्त्रधारी विराट को विस्तार से पूरी कहानी सुनाई। पुनीत की बात सुनने के बाद विराट ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ललित इतना शातिर निकलेगा। यह अफसोस की बात है कि उसने सही रास्ता नहीं चुना, अन्यथा वह एक शानदार योद्धा बन सकता था। इस घटना ने विराट के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया के नायकों को कम नहीं आंक सकता। यह दुनिया बहुत विशाल है और यहाँ कई सक्षम लोग मौजूद हैं। सौभाग्य से उसने गार्गी के लिए एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज छोड़ा था जिसने 13वीं आकाशीय बिजली को अवशोषित किया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। वैसे भाई विराट, आपकी तरफ क्या स्थिति है? वरिष्ठ भाई कौशल कहाँ है? पुनीत ने सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सफेद वस्त्रधारी विराट इतनी जल्दी आ जाएगा। जब वे ललित से निपट रहे थे, ठीक उसी समय सफेद वस्त्रधारी विराट वहां पहुंच गया। कौशल मारा गया? सफेद वस्त्रधारी विराट ने शांत स्वर में कहा। क्या? वरिष्ठ भाई कौशल मारा गया? यह सुनकर केवल पुनीत ही नहीं बल्कि जिग्नेश, गगन और अन्य सभी लोग भी बुरी तरह से स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने सफेद वस्त्रधारी विराट को आते हुए देखा तो उन्होंने मान लिया था कि उसने कौशल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज लिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कौशल मारा जाएगा। वह कैसे मरा? पुनीत ने अविश्वास के साथ पूछा। मैंने उसे मार डाला। सफेद वस्त्रधारी विराट ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच बता दिया। यह सुनकर सभी एक बार फिर सन्न रह गए और खामोशी छा गई। भाई विराट, वरिष्ठ भाई कौशल, क्या सच में आपने उसे मार दिया? काफी देर बाद जिग्नेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और उसने सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए फिर से पूछा। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। सफेद वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा, अब से हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम श्वेत हिम संप्रदाय की ओर थोड़ी धीमी गति से लौट सकते हैं, कोई बात नहीं। विराट की बातें सुनकर आखिरकार सबको यकीन हो गया कि कौशल सचमुच मारा जा चुका है। आखिरकार विराट इतने महत्वपूर्ण मामले में मजाक नहीं करेगा। अगर कौशल नहीं मरा होता तो विराट इस वक्त इतना शांत नहीं होता। उसने उन्हें भागते रहने के लिए कहा होता। हालांकि एक पल के लिए सभी को इस बात को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। कौशल जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ मारा गया था, वह भी महज एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के हाथों। इस घटना के बाद विराट के प्रति सभी का सम्मान और विस्मय और भी गहरा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जितना अधिक वे उसके साथ समय बिताते हैं वह उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। ठीक उसी समय जब उन्हें लगता कि उन्होंने उसकी असली ताकत को समझ लिया है, उन्हें अचानक पता चलता कि जो वे जानते थे वह केवल सतह मात्र थी। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उसकी छिपी हुई क्षमताएं कितनी गहरी हैं। वे कभी कभी यह भी सोचते थे कि क्या विराट वास्तव में केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा है या यह केवल एक दिखावा है, क्योंकि एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के लिए इतनी दुर्जय शक्ति का होना बस अविश्वसनीय था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि सफेद वस्त्रधारी विराट ने कौशल को कैसे मारा। सभी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ भी पूछने से परहेज किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें विराट का कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता था। इस तरह के रहस्य की जांच करना विराट की सीमाओं को लांघना हो सकता था, और अगर उन्होंने वास्तव में विराट की सीमाओं का उल्लंघन किया तो कोई नहीं जानता था कि इसके परिणाम क्या होंगे। भाई विराट, आपको यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र पवन नौका रखनी चाहिए। युद्ध के मैदान की सफाई करते समय पुनीत ने सफेद वस्त्रधारी विराट से कहा। कोई आवश्यकता नहीं, विराट ने अपना हाथ हिलाया।
चूंकि तुमने ललित को मारा है, इसलिए यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका स्वाभाविक रूप से तुम्हारी है। यद्यपि वह लालची था, लेकिन वह जानता था कि एक सज्जन व्यक्ति उचित साधनों के माध्यम से ही धन प्राप्त करता है। पुनीत, जिग्नेश, गगन और गार्गी उसके दोस्त थे, दुश्मन नहीं, और विराट लूट के बंटवारे में उनका फायदा उठाने को तैयार नहीं था। उसने कौशल को मारकर पहले ही पर्याप्त लूट प्राप्त कर ली थी। सफेद वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर पुनीत ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार बोला, भाई विराट, ऐसा कैसा रहेगा? यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका आपकी ही रहेगी, लेकिन आप हमें इसके बदले कुछ ताबीज और गोलियां मुआवजे के रूप में दे सकते हैं। उसने सफेद वस्त्रधारी विराट के साथ काफी समय बिताया था और उसके चरित्र को काफी अच्छी तरह समझता था। अगर वह सफेद वस्त्रधारी विराट को चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका देने पर अड़ा रहता तो वह इनकार कर देता। हालांकि यदि वे इस तरह से इसका आदान प्रदान करते तो विराट शायद इसे स्वीकार कर लेता। इस तरह चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका सफेद वस्त्रधारी विराट की हो जाएगी और उन्हें उसकी अमूल्य गोलियां और ताबीज मिल जाएंगे। इतनी सारी घटनाओं के बाद पुनीत को गहराई से एहसास हो गया था कि विराट के पास जो गोलियां और ताबीज थे वे कितने कीमती थे। ये चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन रक्षक हो सकती थीं। पुनीत की बात सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। फिर विराट ने भारी मात्रा में पुनः शक्ति गोलियां, नव जीवन संजीवनी गोलियां और कुछ प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाले और उन्हें सभी को सौंप दिए। विराट ने इन प्रथम स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों को उन्हें 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की रियायती कीमत पर बेचा। इस लेन देन के बाद दोनों पक्ष खुश थे। सफेद वस्त्रधारी विराट को चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की एक पवन नौका मिल गई, जबकि पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों को वे चमत्कारी गोलियां और ताबीज मिल गए जिनकी उन्हें इच्छा थी। इसके बाद पुनीत ने ललित के शरीर से मिले खजाने को सभी के साथ साझा किया। हालांकि अंततः उसने ललित को मारा था, लेकिन उससे पहले उन सभी ने मिलकर उसके हमलों का विरोध किया था, इसलिए पुनीत सारा श्रेय खुद नहीं लेना चाहता था। यह सब करने के बाद सभी लोग तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की पवन नौका पर सवार होकर श्वेत हिम संप्रदाय की ओर बढ़ने लगे। जहां तक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की पवन नौका की बात है, सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसे अपने पास रख लिया। इस क्षमता की पवन नौका का यूं ही दिखावा न करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार इस तरह के खजाने श्वेत हिम संप्रदाय के लिए भी बहुत आकर्षण रखते हैं। सफेद वस्त्रों में सजे विराट पवन नौका के डेक पर पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने कौशल से प्राप्त खजाने की सूची बनाना शुरू कर दिया। कौशल के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण खजाने ये 3 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे, एक लंबी तलवार, एक रक्षात्मक वस्त्र और स्वयं पवन नौका। इसके अलावा उसके स्थानिक जादुई खजाने में 30 से अधिक महाविपत्ति, ईश्वरीय स्फटिक, 50 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियां शामिल थीं। कौशल को मारने से मिली लूट ने एक बार फिर विराट को धनवान बना दिया था। कौशल की संपत्ति वास्तव में पर्याप्त थी, जो संभवतः कई अनुभवी चतुर्थ विपत्ति विशेषज्ञों की संपत्ति से कहीं अधिक थी और लगभग एक विशिष्ट पंचम विपत्ति विशेषज्ञ के बराबर थी। श्वेत हिम संप्रदाय परिषद कक्ष में श्वेत हिम संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। मुख्य कक्ष का वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। कौशल की जीवन पट्टिका अभी टूट गई है, आप सभी को इस बारे में पता है ना? कक्ष के केंद्र में बैठे सफेद वस्त्रों में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सभी की ओर देखा और भारी आवाज में कहा। सफेद वस्त्रों में यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्वेत हिम संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत था। संप्रदाय में वह पूर्वज श्वेत हिम के बाद दूसरे स्थान पर था और पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मुझे अभी खबर मिली है। चंद्रकांत की बाईं ओर बैठी एक खूबसूरत अधेड़ महिला ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक को मारने का दुस्साहस किसने किया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? यह खूबसूरत अधेड़ महिला श्वेत हिम संप्रदाय की दूसरी एल्डर मीनाक्षी थी। किया था जिससे पूरे श्वेत हिम संप्रदाय में हलचल मच गई थी और अब कुछ ही समय बाद कौशल मारा गया था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौशल एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था जिसने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। पूरे श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर केवल पूर्वज श्वेत हिम और संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत ने ही इससे भी अधिक का सामना किया था। ऐसे विशेषज्ञों की ताकत अपार होती है। यद्यपि कौशल ने अभी हाल ही में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था और उसकी साधना अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं थी, उसकी ताकत की तुलना उन अनुभवी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि कौशल के पास एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की लंबी तलवार और एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक वस्त्र था। कई लोगों ने कौशल की विपत्ति को देखा था, किसके पास उसे मारने की इतनी शक्ति थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि कौशल को किसने मारा है। चंद्रकांत ने कक्ष में मौजूद भीड़ पर नजर डाली और भारी आवाज में कहा, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशल की हत्या न केवल श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ एक जबरदस्त उकसावे का प्रतीक है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि विरोधी दल के पास अपार शक्ति है। श्वेत हिम संप्रदाय में ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का अचानक प्रकट होना एक बहुत ही गंभीर मामला है। यदि इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की गई तो श्वेत हिम संप्रदाय शायद फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञानेश ने हाल ही में पंचरंग संप्रदाय के युवा प्रमुख लवेश को मार डाला था, जिससे हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ पंचरंग संप्रदाय ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण कौशल की मृत्यु हो गई? इस समय एक लंबे दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने बोलने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। ये बूढ़ा व्यक्ति श्वेत हिम संप्रदाय का 5वां एल्डर उदय था, जो एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी था। श्वेत हिम संप्रदाय की एल्डर परिषद में 9 महाबुजुर्ग हैं, जो सभी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। जहां तक साधारण एल्डर्स की बात है, वे 50 से अधिक हैं, जो सभी तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। केवल एल्डर परिषद के इन 9 महाबुजुर्गों को ही श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। साधारण एल्डर्स को आमतौर पर ऐसे मामलों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, निर्णय लेने का नहीं। उदय, क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी? पंचरंग संप्रदाय की क्या हैसियत है? उनके साथ कौन भला कौशल को मार सकता है? 5वें एल्डर के शब्द सुनकर चंद्रकांत के बाईं ओर बैठे एक ठंडे और कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग ने उदय की ओर देखा और रूखेपन से कहा, कौशल की ताकत को देखते हुए लक्ष्मणराज जैसे पंचरंग संप्रदाय के नेता को तो छोड़ ही दो, खुद तुम उदय इस बात में संदेह है कि तुम कौशल का मुकाबला कर भी सकते हो या नहीं? यह ठंडे और कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग ज्ञानेश के पिता ज्ञानेंद्र थे, जो श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग थे। ज्ञानेंद्र श्वेत हिम संप्रदाय में एक उच्च पद और महान शक्ति रखते थे। शक्ति और रुतबे दोनों के मामले में वे पूर्वज श्वेत हिम और श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत के बाद दूसरे स्थान पर थे। क्योंकि पूर्वज श्वेत हिम आमतौर पर मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिए उन्हें श्वेत हिम संप्रदाय में दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती माना जाता था। श्वेत हिम संप्रदाय में उनकी शक्ति और प्रभाव लगभग श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत के बराबर था। तो फिर आप ही बताइए, कौशल को किसने मारा? यह सुनकर उदय ने गुस्से में पुकारते हुए कहा। ज्ञानेंद्र के शब्द स्पष्ट रूप से उसके लिए एक अपमान थे, उसकी ताकत की अवहेलना थे।
हालांकि वह ज्ञानेंद्र के शब्दों का खंडन नहीं कर सका। उसे वास्तव में यह विश्वास नहीं था कि वह कौशल को हरा सकता है। जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने केवल 16 आकाशीय बिजलियों को पार किया था। ऐसी उपलब्धि जिसे पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में उत्कृष्ट माना जाता था, कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश से बहुत अलग थी, जिसने 20 आकाशीय बिजलियों को पार किया था। यद्यपि कौशल ने अभी हाल ही में चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, फिर भी वह संभावित रूप से उसे ताकत में पछाड़ सकता था। सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि यह उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने हाल ही में उड़न मेघ डाकुओं का सफाया किया था। ज्ञानेंद्र ने उदासीनता से कहा, मेरे विचार में जिस व्यक्ति ने कौशल को मारा है वह वही व्यक्ति है जिसने उड़न मेघ डाकुओं का खात्मा किया था। तो पहले एल्डर के अनुसार वह व्यक्ति आखिर है कौन? दूसरी एल्डर मीनाक्षी ज्ञानेंद्र के शब्द सुनकर पूछे बिना नहीं रह सकी। यह व्यक्ति विराट है, जो बाहरी अंतरिक्ष से आया है और 1 साल पहले पुनीत और अन्य लोगों के साथ हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आया था। ज्ञानेंद्र ने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा। ज्ञानेंद्र के शब्द सुनकर कक्ष में मौजूद सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। सभी ज्ञानेंद्र के शब्दों से स्तब्ध थे। असंभव, बिल्कुल असंभव। सबसे पहले प्रतिक्रिया 5वें एल्डर उदय ने दी, जिन्होंने दृढ़ता से कहा, वह लड़का केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का मामूली योद्धा है। वह भला कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को कैसे मार सकता है? पहले एल्डर, यह कैसा मजाक है? पहले एल्डर, भले ही आप मजाक कर रहे हो, फिर भी आपको थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? इस समय दूसरी एल्डर मीनाक्षी ने भी त्योरियां चढ़ाई और कुछ गुस्से में बोली, कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारने वाला एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा, क्या आपका यह बयान इससे अधिक बेतुका हो सकता है? हाँ, यह कहने के बजाय कि विराट कौशल को मार सकता है, यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि सूरज पश्चिम से निकला था। अपने इतने सालों के जीवन में मैंने पहली बार ऐसा बेतुका बयान सुना है। यह वास्तव में कल्पनीय सबसे हास्यास्पद बात है। पहला एल्डर काफी मजाकिया है। शायद पहले एल्डर ने देखा कि माहौल बहुत भारी था, इसलिए उन्होंने इस मजाक का इस्तेमाल सभी का मूड हल्का करने के लिए किया। जब ज्ञानेंद्र ने यह शब्द कहे तो पूरे कक्ष में लगभग किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। यहां तक कि जो एल्डर ज्ञानेंद्र के पक्ष में थे उन्हें भी लगा कि उनके शब्द बेतुके और एक मजाक थे। पूरे कक्ष में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे ज्ञानेंद्र पर विश्वास था, चंद्रिका, जो 5 मुख्य शिष्यों में से एक थी। जब उसने ज्ञानेंद्र को यह कहते सुना तो चंद्रिका भी हैरान रह गई। बेशक उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कौशल को विराट ने मारा था। जब उसे कौशल की मौत की खबर मिली तो उसका पहला विचार यही था कि कौशल को विराट ने ही मारा होगा। जिस बात ने उसे हैरान किया वह यह थी कि ज्ञानेंद्र वास्तव में अनुमान लगा सकते थे कि इस मामले का संबंध विराट से है। यह बूढ़ी लोमड़ी उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। इस मामले का विराट से संबंध होने का अनुमान लगाने की उसकी क्षमता विराट के बारे में उसकी व्यापक जांच और समझ पर आधारित थी। लेकिन ज्ञानेंद्र ने इस मामले को विराट से कैसे जोड़ा? वह श्वेत हिम संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित महाबुजुर्ग, एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ, उच्च पद पर आसीन है और उसके पास अपार शक्ति है। वह एक परम शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या वह वास्तव में एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा पर ध्यान देगा? अगर ऐसा है तो यह बूढ़ी लोमड़ी बहुत खतरनाक है। मैं आप लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूं। विराट के अलावा पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में मुझे ऐसा कोई और याद नहीं आ रहा जो कौशल को मार सके। ज्ञानेंद्र ने कक्ष में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और रूखेपन से कहा, पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में 5 से अधिक ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें विश्वास हो कि वे कौशल को मार सकते हैं। पूर्वज, संप्रदाय प्रमुख, मैं स्वयं, दूसरी एल्डर और अध्यक्ष चिन्मय, इन 5 में से पूर्वज श्वेत हिम महाद्वीप में नहीं है और संप्रदाय प्रमुख, मैं और दूसरी एल्डर हमेशा श्वेत हिम संप्रदाय में रहे हैं और बाहर नहीं गए हैं। केवल एक ही है जिसका पता हम नहीं लगा सकते, वह है अध्यक्ष चिन्मय। लेकिन अध्यक्ष चिन्मय के पास कौशल को मारने का कोई कारण नहीं है, इसलिए एकमात्र संदिग्ध यह अजनबी है जो अभी हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में प्रकट हुआ है, विराट। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर पूरा कक्ष एक बार फिर शांत हो गया। हाँ, कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारना जिसने 20 आकाशीय बिजलियों का सामना किया हो अविश्वसनीय रूप से कठिन है। ध्यान से सोचने पर ज्ञानेंद्र की बातों में दम है। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में वास्तव में 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो कौशल को मारने में सक्षम हो। वास्तव में सख्ती से देखा जाए तो केवल 4 ही होने चाहिए। यहां तक कि दूसरी एल्डर मीनाक्षी को खुद पर भरोसा नहीं था कि वह कौशल को मार सकती है। जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने केवल 19 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था जो कौशल से एक कम थी। कौशल पर उसका एकमात्र लाभ यह था कि उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में वर्षों का अनुभव संचित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी नींव अधिक ठोस थी। इसके अलावा कौशल के पास 2 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे, एक आक्रामक और एक रक्षात्मक, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो गया था। अगर दोनों पक्षों में वास्तव में लड़ाई होती तो मीनाक्षी को केवल कौशल को हराने का भरोसा था, उसे मारने का नहीं। उनके स्तर के शक्तिशाली लोगों के लिए प्रतिद्वंद्वी को हराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या अनगिनत थी। इसके अलावा वे इन चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को अंदर बाहर से जानते थे। ध्यान से सोचने पर वास्तव में ज्ञानेंद्र द्वारा बताए गए 5 लोगों के अलावा यह संदेहास्पद था कि कोई और कौशल को हरा भी सकता था या नहीं। उसे मारने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि फिर भी उन्हें यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि कौशल की मृत्यु एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा विराट के हाथों हुई है, क्योंकि ऐसी बात बस बहुत ही बेतुकी थी। महाविपत्ति लोक और दिव्य विकास लोक के बीच की खाई बहुत बड़ी थी, जिसे एक दुर्गम खाई कहना भी उचित था। एक दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए एक महाविपत्ति लोक के योद्धा के खिलाफ लड़ना पहले से ही एक अत्यंत कठिन उपलब्धि है। पूरे 4 लोगों को पार करके प्रतिद्वंद्वी को मारने की तो बात ही छोड़ दें। जो कोई भी ऐसा बयान सुनेगा उसकी एक ही प्रतिक्रिया होगी, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वह पागल है, क्योंकि केवल एक सचमुच का पागल इंसान ही ऐसा बेतुका बयान दे सकता है। यह सूरज के पश्चिम से उगने से भी अधिक अविश्वसनीय है। सूरज का पश्चिम से उगना असंभव नहीं है। एक निश्चित स्तर के शक्तिशाली प्राणियों के लिए तारों को खिसकाना और चंद्रमा को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के लिए इतनी बड़ी लोगों की खाई को पार करना और एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारना कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सभी लोग वापस जाएं और पूरी तरह से जांच करें कि कौशल को किसने मारा। एक बार जब हमारे पास स्पष्ट जांच और पुख्ता सबूत होंगे तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। यह देखकर कि इतनी देर बाद भी चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला है, श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत ने आखिरकार कहा। उनके शब्द एल्डर ज्ञानेंद्र की एक छिपी हुई आलोचना भी थे, जिन्होंने बिना किसी सबूत के जंगली अनुमान लगाए थे और ऐसे बेतुके निष्कर्ष निकाले थे। चंद्रकांत के शब्द सुनकर ज्ञानेंद्र ने गुस्से में एक ठंडी सांस ली, खड़े हुए और वहां से चले गए। वह चंद्रकांत के शब्दों के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि कौशल को विराट ने मारा था, क्योंकि विराट के अलावा वह श्वेत हिम महाद्वीप पर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो ऐसा कर सकता था। ज्ञानेंद्र का यह निश्चित होना कि कौशल को विराट ने मारा था कोई निराधार अनुमान नहीं था। हो सकता है कि दूसरे लोग विराट की पृष्ठभूमि न जानते हों, लेकिन वह जानता था।
उड़न मेघ डाकुओं से उसका बहुत गहरा नाता था। सख्ती से कहा जाए तो उड़न मेघ डाकुओं के पीछे असली मास्टरमाइंड वही था। कई गंदे काम जो वह खुद नहीं कर सकता था वे उड़न मेघ डाकुओं द्वारा किए जाते थे। और श्वेत हिम संप्रदाय की घेराबंदी से बार बार बचने में उड़न मेघ डाकुओं के सक्षम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने गुप्त रूप से उन्हें सूचना दी थी। बेशक यह बात केवल वह जानता था, यहां तक कि उड़न मेघ डाकुओं को भी अपने गुप्त समर्थक की असली पहचान नहीं पता थी। जब भी वह उड़न मेघ डाकुओं से मिलता था वह श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग के रूप में खुलेआम प्रकट नहीं हो सकता था। इसके बजाय उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। अन्यथा यदि लोगों को पता चलता कि कुख्यात उड़न मेघ डाकुओं से उसका इतना गहरा नाता है तो श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग होने के बावजूद वह परेशानी में पड़ जाता। पहला, चंद्रकांत और श्वेत हिम संप्रदाय के एल्डर्स जो उसके विरोधी थे वे उस पर प्रहार करने का यह अवसर नहीं छोड़ते। उड़न मेघ डाकुओं से अपने गहरे संबंध के कारण वह जानता था कि उन्हें किसने नष्ट किया है। जहां चंद्रिका और अन्य लोगों ने केवल यह अनुमान लगाया था कि उड़न मेघ डाकुओं के विनाश का संबंध विराट से था, ज्ञानेंद्र को पूरा यकीन था कि विराट ने ही उनका सफाया किया था। हालांकि उसे भी यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि एक साधारण अर्धपारलौकिक क्षेत्र का योद्धा संभवतः शक्तिशाली उड़न मेघ डाकुओं को नष्ट करने की क्षमता रख सकता है। लेकिन तथ्य निर्विवाद थे जिससे उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चूंकि विराट के पास उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने की क्षमता थी इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह कौशल को मार सकता था। हालांकि यद्यपि वह यह जानता था लेकिन वह इसे खुलेआम प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो दूसरे लोग अनिवार्य रूप से उड़न मेघ डाकुओं से उसके संबंध पर संदेह करते। परिषद कक्ष में श्वेत हिम संप्रदाय के सभी एल्डर्स कौशल की मौत की जांच करने के लिए निकल गए। जल्द ही कक्ष में केवल चंद्रकांत और चंद्रिका रह गए। चंद्रिका, मुझे बताओ कौशल को किसने मारा? चंद्रकांत ने चंद्रिका से पूछा। यह मुझे नहीं पता। चंद्रिका ने एक पल के लिए सोचा और अंत में बोली, मैं वास्तव में श्वेत हिम महाद्वीप पर इतनी शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती। शायद श्वेत हिम महाद्वीप से गुजरने वाले किसी अलौकिक प्राणी को कौशल पसंद नहीं आया और उसने उसे मार डाला। कौन जानता है। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि कौशल को विराट ने मारा होगा, लेकिन ऐसी बात वास्तव में विश्वास करना थोड़ा कठिन था और भले ही वह यह कह देती चंद्रकांत शायद उस पर विश्वास नहीं करते। इसके अलावा अगर चंद्रकांत ने सच में उस पर विश्वास कर लिया तो परिणाम और भी बदतर होंगे। उस समय विराट को पूरे श्वेत हिम संप्रदाय की खोज का सामना करना पड़ेगा। क्या यह विराट को श्वेत हिम संप्रदाय के विपरीत पक्ष में धकेल नहीं देगा? चंद्रिका यह सब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। महज अर्ध महाविपत्ति लोक में रहकर कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मार गिराने वाला एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति कितना भयानक हो सकता है, यह सोचकर ही इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। ऐसे भयानक विलक्षण प्रतिभा को नाराज करने के अकल्पनीय परिणाम होंगे। उसकी विराट से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसके लिए ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसने विराट को 2 बार खुफिया जानकारी प्रदान की थी और विराट पर उसके 2 एहसान थे। ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को जो उसका दोस्त बन सकता था दुश्मन के पाले में क्यों धकेलना? इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए चंद्रिका ने अपने असली विचार प्रकट नहीं करने का निर्णय लिया। चंद्रिका की बात सुनकर चंद्रकांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव चमक उठा। तो तुम्हें भी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हाल ही में श्वेत हिम महाद्वीप पर कोई अजीब अलौकिक मेहमान आया है? चंद्रकांत ने चंद्रिका की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी पिताजी। चंद्रिका ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की और कहा, तो मैं अब आज्ञा लेती हूं। ठीक है, जाओ। चंद्रकांत ने सिर हिलाया। फिर कक्ष से बाहर निकलने से पहले चंद्रिका ने एक बार फिर चंद्रकांत को प्रणाम किया। चंद्रिका की जाती हुई आकृति को देखकर चंद्रकांत की आंखों में एक विचारशील भाव आ गया। इस लड़की ने वास्तव में उससे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वह सोच रहा था कि उसका विराट के साथ किस तरह का रिश्ता है कि वह अपनी खातिर अपने ही पिता को धोखा दे रही है। एक पिता से बेहतर बेटी को कोई नहीं जानता। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चंद्रिका के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को उससे छिपाना मुश्किल था। इसके अलावा वह विराट की स्थिति से पूरी तरह अनजान नहीं था। बाहरी लोगों के लिए वह संप्रदाय प्रमुख, एक सहज दयालु इंसान लग सकता है। यहां तक कि ज्ञानेंद्र भी कभी कभी उसे धमकाने की हिम्मत करते थे, लेकिन वास्तविकता में पूरे श्वेत हिम संप्रदाय पर उसका नियंत्रण बाहरी लोगों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यदि ज्ञानेंद्र जानकारी प्राप्त कर सकते थे तो वह कैसे नहीं कर सकता था? ज्ञानेंद्र को लगा कि उड़न मेघ डाकुओं के साथ उसका लेन देन अज्ञात है, लेकिन उसे कम ही पता था कि उसके कार्यों पर बहुत पहले से ही उसकी नजर थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उसने ज्ञानेंद्र के कार्यों की अनदेखी कर दी थी, क्योंकि अकेले उड़न मेघ डाकू ज्ञानेंद्र को नीचे नहीं ला सकते थे। वे अधिक से अधिक उसे परेशान कर सकते थे जिससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। इसलिए वह हमेशा एक शांत पर्यवेक्षक बना रहा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की और ज्ञानेंद्र के काले कारनामों को कभी उजागर नहीं किया। उसने जो खुफिया जानकारी जुटाई थी उसके आधार पर चंद्रकांत को लगभग 60-70% यकीन था कि कौशल को विराट ने ही मारा है। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था, लेकिन उसकी समझ के अनुसार सभी संभावनाएं अंततः विराट की ओर ही इशारा करती थीं। चंद्रकांत ने परिषद कक्ष में अपना निष्कर्ष 2 कारणों से व्यक्त नहीं किया। पहला, वह विराट का विरोध नहीं करना चाहता था। ऐसा विलक्षण व्यक्ति जो केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में होते हुए भी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम हो, बस बहुत भयानक था। एक बार जब वह सच्चे महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा तो पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में उसका मुकाबला कौन कर पाएगा? यदि श्वेत हिम संप्रदाय ने इतना शक्तिशाली दुश्मन बना लिया और उसे मारने में विफल रहे तो संप्रदाय पर अकल्पनीय आपदा आ जाएगी। दूसरा, वह पूर्वज श्वेत हिम और विराट के बीच के सच्चे रिश्ते को नहीं जानता था। आखिरकार पूर्वज श्वेत हिम ने पुनीत और अन्य लोगों के साथ विराट को वापस श्वेत हिम महाद्वीप भेज दिया था। इससे पहले पुनीत ने कहा था कि पूर्वज श्वेत हिम विराट को एक सम्मानित अतिथि मानते थे। पहले तो चंद्रकांत को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा पूर्वज की नजर में कैसे आ सकता है। लेकिन अब चंद्रकांत को विश्वास हो गया था। ऐसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति श्वेत हिम महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद सभी शक्तियों द्वारा एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाएगा। इन विचारों के आधार पर चंद्रकांत ने अपनी अटकलें व्यक्त नहीं की। उनका निर्णय चंद्रिका के समान ही था। विराट जैसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए कोई केवल उसे जीतने और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन कभी उसे अपना दुश्मन नहीं बना सकता था। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण था कि चंद्रकांत इस मामले को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। कौशल का भाग्य स्वयं उसके द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसने सक्रिय रूप से विराट को उकसाया था, न कि विराट बिना किसी कारण के उसे मारने आया था। यदि ऐसा होता तो भले ही विराट की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली होती और उसकी युद्ध शक्ति भयानक होती, चंद्रकांत निश्चित रूप से हर कीमत पर विराट को खत्म कर देते, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति का होना जो इतना मनमौजी हो और जिसके पास कोई सिद्धांत या नियम न हो केवल सभी के बीच भय पैदा करेगा।
कोई नहीं जानता था कि कौशल को मारने के बाद अगला कौन होगा, लेकिन श्वेतहिम संप्रदाय में आने के बाद से विराट ने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी। उसके कार्य हमेशा दूसरों द्वारा पहले उस पर हमला करने के बाद जवाबी कार्रवाई थे। विराट के पिछले व्यवहार को देखते हुए जब तक कोई उसे नहीं उकसाता तब तक कोई खतरा नहीं था, तो वह खुद पर परेशानी क्यों आमंत्रित करेगा। श्वेतहिम संप्रदाय के बाहर कई आकृतियां संप्रदाय की ओर तेजी से उड़ी। ये लोग ज्ञानेश, शिवेंद्र और अन्य थे। यह जानने के बाद कि कौशल ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, ज्ञानेश तुरंत दिन रात एक करके श्वेतहिम संप्रदाय वापस आ गया। वह जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता था ताकि अपने पिता ज्ञानेंद्र के साथ चर्चा कर सके कि पर्याप्त संसाधन कैसे जुटाए जाएं, ताकि वह भी जल्द से जल्द चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर सके। कहीं ऐसा न हो कि वह कौशल से बहुत पीछे रह जाए। हालांकि श्वेतहिम संप्रदाय लौटने पर ज्ञानेश को एक चौंकाने वाली खबर मिली। कौशल वास्तव में मारा गया था। उसके चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश से लेकर उसकी मृत्यु तक केवल 1 महीना ही बीता था। यह खबर जानने के बाद ज्ञानेश अपने पिता ज्ञानेंद्र के पास इसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए गया। पिताजी, क्या कौशल सच में मर चुका है? ज्ञानेश ने ज्ञानेंद्र की ओर देखते हुए अविश्वासपूर्वक पूछा। हाँ, वह वास्तव में मर चुका है। उसकी जीवन पट्टिका पूरी तरह से टूट चुकी है। ज्ञानेंद्र ने सिर हिलाया। उसे किसने मारा? ज्ञानेश ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। कौशल की प्रतिभा पहले से ही बेहद मजबूत थी और चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में उसे कौन मार सकता था? मेरे अनुमान के अनुसार यह विराट होना चाहिए, जो पुनीत के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप से लौटा है। ज्ञानेंद्र ने कहा। असंभव। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर ज्ञानेश ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। वह लड़का एक मामूली अर्ध महाविपत्ति लोक की चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। यद्यपि वह थोड़ा मजबूत है, लेकिन वह अधिक से अधिक कुंदन के बराबर है। वह कौशल जैसे पावर हाउस को कैसे मार सकता है? कौशल के विराट के साथ हुए टकराव की कहानी, जहां विराट ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया था, जिससे उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा था, पूरे श्वेतहिम संप्रदाय में फैल गई थी और ज्ञानेश स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। यद्यपि विराट के बारे में उसकी समझ कौशल और चंद्रिका जितनी गहरी नहीं थी, फिर भी उसे विराट और कुंदन के बीच हुई लड़ाई का कुछ ज्ञान था। हालांकि विराट एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा, कुंदन एक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा से बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। ऐसी युद्ध शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी, लेकिन ज्ञानेश ने फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार कुंदन जैसा व्यक्ति भी उसकी नजर में एक महत्वहीन पात्र था। लेकिन अब ज्ञानेंद्र को यह कहते हुए सुनकर कि कौशल इतने मामूली व्यक्ति द्वारा मारा गया है, वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सका। असंभव। ज्ञानेंद्र ने कुछ खिन्न होकर ठंडी सांस ली। चंद्रकांत और एल्डर परिषद के उन बूढ़ों की तरह मूर्ख मत बनो। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने कौशल को कैसे मारा, लेकिन सभी संकेतों और सूचनाओं के आधार पर यह 60-70% से अधिक संभावना है कि कौशल उसके हाथों मारा गया है। यदि तुम भविष्य में उसका सामना करते हो तो बेहतर होगा कि तुम उसे आसानी से न उकसाओ। मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाना चाहता। हालांकि ज्ञानेंद्र को संदेह था कि कौशल की मृत्यु विराट के हाथों हुई है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। उसने केवल यह कहा कि 60-70% संभावना थी, बहुत अधिक निरपेक्ष होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जहां विभिन्न संकेत संभावित अपराधी के रूप में विराट की ओर इशारा करते थे, वहीं एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा के हाथों एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की मृत्यु बस बहुत अविश्वसनीय थी। यहां तक कि ज्ञानेंद्र भी कभी कभी यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाते थे कि क्या उन्होंने कोई गलती की है। हालांकि यद्यपि ज्ञानेंद्र 100% निश्चित नहीं था कि कौशल को विराट ने मारा है, उसने अपने बेटे ज्ञानेश को चेतावनी देने के लिए बाध्य महसूस किया ताकि वह मौत को दावत न दे और विराट को उकसाए नहीं, सुरक्षित रहना ही बेहतर है के सिद्धांत का पालन करते हुए। ज्ञानेंद्र अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि ज्ञानेश के पास असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी, वह क्रूर था और बुद्धिमान भी था, लेकिन इससे उसके अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण व्यक्तित्व को भी बढ़ावा मिला। अपनी ताकत और पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए ज्ञानेश के बारे में कहा जा सकता था कि वह श्वेतहिम संप्रदाय और यहां तक कि पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में बेखौफ काम करता था। अगर उसने ज्ञानेश को चेतावनी नहीं दी तो उसका बेटा संभवतः देर सवेर विराट से टकरा जाएगा। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर ज्ञानेश चुप हो गया। उसे अभी भी ज्ञानेंद्र की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ज्ञानेंद्र का बयान पूरी तरह से उनकी अपनी व्यक्तिपरक कल्पना और अनुमान पर आधारित था। एक मामूली अर्ध महाविपत्ति लोक की चींटी संभवतः एक प्रतिष्ठित चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को कैसे मार सकती है? यह न केवल तथ्यों के विपरीत था, बल्कि ज्ञानेश ने इसे स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यधिक अभिमानी था। वह किसी ऐसे गंवार को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसके पास ऐसी बेहतर मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी? यदि यह सच होता तो क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह उस लड़के की नजर में कचरे से अलग नहीं था? यह बस असंभव था। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। सफेद वस्त्रधारी विराट और पुनीत अन्य लोगों के साथ अंततः श्वेतहिम संप्रदाय लौट आए। वास्तव में यदि वे पूरी गति से यात्रा करते तो वे श्वेतहिम संप्रदाय बहुत पहले लौट सकते थे, लेकिन विराट और पुनीत वापस जाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। श्वेतहिम संप्रदाय के भीतर कौशल की मौत के कारण पैदा होने वाली सदमे की लहरें बहुत बड़ी होने वाली थीं। उनकी यात्रा की गति को देखते हुए इतनी जल्दी लौटने से केवल कौशल की मृत्यु में उनकी संलिप्तता का संदेह बढ़ेगा। यद्यपि श्वेतहिम संप्रदाय को उन पर कौशल की मृत्यु का संदेह नहीं होना चाहिए। आखिरकार कौशल एक शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। वे भला उसे कैसे मार सकते थे? पुनीत ने परेशानी को कम करने के लिए इस समय से बचने का फैसला किया। इसके अलावा थोड़ी देर से लौटने से सफेद वस्त्रधारी विराट को ठीक होने के लिए कुछ और दिन मिल जाएंगे। कौशल के साथ युद्ध में सफेद वस्त्रधारी विराट की चोटें मामूली नहीं थीं। विशेष रूप से उड़न मेघ धनुष और पवन देव बाण विद्या का उपयोग करके किया गया अंतिम प्रहार, जिसने अत्यंत गंभीर घाव दिए थे। यहां तक कि चमत्कारी नवजीवन संजीवनी गोली के साथ भी ऐसी चोटें आसानी से ठीक नहीं होती थीं। सफेद वस्त्रधारी विराट को पूरी तरह से ठीक होने में पूरे आधे महीने का समय लगा। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी विराट श्वेतहिम संप्रदाय में लौटा, चंद्रिका दरवाजा खटखटाने आ गई। युवा मास्टर विराट, बधाई हो। चंद्रिका की चमकीली दमकती आंखें सफेद वस्त्रधारी विराट को देखकर झपकी। वह गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि चंद्रिका जी किस बात का जिक्र कर रही हैं? सफेद वस्त्रों में सजे विराट ने भ्रमित होने का नाटक करते हुए पूछा। सच कहूं तो वह वास्तव में इस महिला के करीब नहीं जाना चाहता था। पहला, वह बहुत चतुर थी, उसे कई बातें छिपाई नहीं जा सकती थीं। दूसरा, वह बहुत बेलगाम थी। विराट को यह थोड़ा भारी लगा। युवा मास्टर विराट ने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की नीलामी में इतनी बड़ी लूट हासिल की, क्या यह बधाई के पात्र नहीं है? चंद्रिका विराट के पास गई, मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक छोटा सा लाभ है, उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं। विराट ने अपना हाथ हिलाया। युवा मास्टर विराट बहुत ही विनम्र है। मेरी राय में आप तरोताजा और ऊर्जावान दिख रहे हैं। शायद आपको और भी अधिक लाभ हुआ है। चंद्रिका विराट के चारों ओर घूमी, उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए। चंद्रिका जी के शब्द बहुत ही वाकपटु और गहरे हैं। कृपया मेरी मंदबुद्धि को क्षमा करें, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं। विराट ने उसके अर्थपूर्ण रूप को अनदेखा करते हुए मासूमियत का नाटक किया।
युवा मास्टर विराट, मुझे सच बताइए, क्या आपने कौशल को मारा है? उसके दिखावटी अज्ञान को देखकर चंद्रिका ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। विराट के कान के करीब झुकी और धीरे से फुसफुसाई। उसका शरीर विराट के शरीर के इतना करीब था, उसका नाजुक शरीर लगभग उसके शरीर से सट गया था, उसके गुलाबी होंठ लगभग उसके चेहरे को छू रहे थे। उनका मुद्रा अविश्वसनीय रूप से घनिष्ठ और सूचक थी। चंद्रिका जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे डराओ मत। विराट जल्दी से पीछे हट गया, अपने और चंद्रिका के बीच दूरी बनाते हुए बार बार बोला, चंद्रिका जी, आप जो चाहें वह नहीं कह सकती। इस तरह का मजाक, वह इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने वास्तव में यह किया था, लेकिन जब तक उसने इसे स्वीकार नहीं किया, श्वेत हिम संप्रदाय बिना किसी सबूत के उस पर दोष नहीं मढ़ सकता था। लेकिन अगर उसने कबूल कर लिया और चंद्रिका ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो चीजें विनाशकारी हो जाएंगी। यदि सच्चाई छिपी रही तो भले ही श्वेत हिम संप्रदाय जानता हो कि वह इसके पीछे था, वे न जानने का नाटक कर सकते थे। लेकिन अगर यह सामने आ गया तो श्वेत हिम संप्रदाय को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वे आंतरिक रूप से खुद को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और इससे श्वेत हिम महाद्वीप पर उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। यद्यपि उसकी और चंद्रिका की कोई दुश्मनी नहीं थी और चंद्रिका ने उसकी 2 बार मदद भी की थी, उसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की थी। वे सैद्धांतिक रूप से दोस्त थे, दुश्मन नहीं, और चंद्रिका को उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। वह चंद्रिका के बारे में बहुत कम जानता था। कौन जानता था कि इस बार उसके उद्देश्य क्या थे? कौशल को मारना उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने से अलग था। चूंकि चंद्रिका ने उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने के बारे में अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने इसे और छिपाने की जहमत नहीं उठाई। क्योंकि उड़न मेघ डाकू पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में कुख्यात थे, उन्हें नष्ट करना, भले ही दूसरों को पता हो, उनके खिलाफ इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन कौशल अलग था। वह श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। कौशल की मृत्यु श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान थी, उसकी प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए एक बड़ा झटका। यदि श्वेत हिम संप्रदाय को पता चला कि कौशल को किसने मारा है तो उन्हें उसका बदला लेने के लिए कार्रवाई करनी होगी। वह पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोगों को अंदर और बाहर से जानता था, इसलिए यदि वह उनकी पहचान प्रकट भी करता है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। उसे विश्वास था कि पुनीत और अन्य उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन चंद्रिका की कहानी अलग थी। वह अभी भी श्वेत हिम महाद्वीप पर अपने व्यापार को और विकसित करना चाहता था और भविष्य में श्वेत हिम संप्रदाय से भाग्य बनाने के लिए वहां शालिनी मंडप खोलना चाहता था। वर्तमान में वह श्वेत हिम संप्रदाय से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए विराट किसी भी परिस्थिति में कौशल को मारने की बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। युवा मास्टर विराट, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चंद्रिका ने 2 कदम आगे बढ़ाए और सफेद वस्त्रधारी विराट के करीब झुकते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं बस इस मामले की सच्चाई जानना चाहती हूं और कुछ नहीं, चिंता मत करो। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं बिल्कुल भी किसी और को नहीं बताऊंगी। सफेद वस्त्रधारी विराट ने 2 कदम पीछे हटकर खुद को चंद्रिका से दूर किया और गंभीरता से कहा, चंद्रिका जी, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने हाल ही में कौशल को नहीं देखा है, तो उसकी मृत्यु का मुझसे क्या संबंध हो सकता है? इसके अलावा मेरी नगण्य शक्ति से मैं कौशल का मुकाबला कैसे कर सकता हूं? मुझे डर है कि वह मुझे एक उंगली से कुचल सकता है। यह देखकर कि सफेद वस्त्रधारी विराट अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, चंद्रिका फिर से करीब आ गई। इस बार लगभग अपना शरीर उसके शरीर से सटा दिया। युवा मास्टर विराट, मुझे बताइए, अगर आप मुझे सच बताएंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। चंद्रिका ने सफेद वस्त्रधारी विराट को देखते हुए कहा। उसकी चमकीली आंखें झपक रही थीं। बोलते समय उसकी नजर स्नेह से भरी थी। अगर वह कोई और आदमी होता तो शायद इतनी खूबसूरत महिला के तीव्र प्रलोभन के आगे बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर देता और सब कुछ बता देता। लेकिन दुर्भाग्य से विराट कोई साधारण इंसान नहीं था। सफेद कपड़ों में सजे विराट ने 2 कदम पीछे लिए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और कहा, चंद्रिका जी, कृपया अनुचित व्यवहार न करें। यदि चंद्रिका जी को कुछ और नहीं कहना है तो कृपया चली जाए। मुझे अन्य मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अब और आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर भी चंद्रिका हार मानने को तैयार नहीं थी। वह करीब आती रहना चाहती थी। चंद्रिका जी, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। सफेद कपड़ों में सजे विराट को अब दीवार से सटा दिया गया था। पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। चंद्रिका को आगे बढ़ते हुए देखकर वह उसे करीब आने से रोकने की कोशिश करते हुए उसे रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, चंद्रिका ऊपर की ओर खिसकी और अनजाने में उसका कोमल वक्ष विराट की हथेलियों से टकरा गया। उसकी हथेलियों में एक कोमल और यूएसएसएन एहसास दौड़ गया। इस अचानक हुए दृश्य ने सफेद कपड़ों वाले विराट और चंद्रिका दोनों को चौंका दिया। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वे दोनों काफी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। आखिरकार वह सफेद वस्त्रधारी विराट ही था जिसे सबसे पहले होश आया। उसने जल्दबाजी में अपना हाथ पीछे खींचा और बार बार माफी मांगने लगा। चंद्रिका जी, मुझे क्षमा करें, मेरा वह मतलब नहीं था। सफेद वस्त्रधारी विराट की बात सुनकर चंद्रिका को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ऐसा करने के बाद चंद्रिका अब और नहीं रुक सकती थी। उसने अपने लाल होंठ काटे, सफेद वस्त्रधारी विराट को गुस्से से घूरा और अंततः बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई। सफेद वस्त्रधारी विराट के साथ उसके प्रतीत होने वाले अनुभवी फ्लर्टिंग के बावजूद वह वास्तव में एक कुंवारी लड़की थी। किसी पुरुष द्वारा इतने संवेदनशील क्षेत्र को छूने की तो बात ही छोड़िए, किसी पुरुष ने उसके हाथ तक नहीं छुए थे। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने उसे घबरा दिया। वह शर्म से अभिभूत हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंद्रिका को जल्दबाजी में जाते हुए देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने असहाय महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस महिला से क्या कहे। अभी जो दृश्य हुआ वह जानबूझकर नहीं किया गया था। चंद्रिका के कार्य पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। विराट को यह चिंता होने लगी कि कहीं यह महिला इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश न करे। यह सिर्फ विराट की अत्यधिक चिंता नहीं थी, ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस तरह की बात उसके साथ एक से अधिक बार हो चुकी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट तलवार संप्रदाय के केंद्रीय स्थानांतरण व्यूह पर पहुंचा।
श्वेत हिम महाद्वीप की ओर जाने वाले स्थानांतरण व्यूह में प्रवेश किया और वहां पहुंच गया। श्वेत हिम महाद्वीप पर पहुंचने के बाद विराट ने सबसे पहले अपनी आभा को छिपाने के लिए एक छलावरण तकनीक का उपयोग किया और फिर अपनी आकृति को छिपाने के लिए एक अदृश्य ताबीज का उपयोग किया। यह सब पूरा करने के बाद विराट श्वेत हिम संप्रदाय गया और वहां अपने निर्मल अवतार के निवास पर पहुंचा। अपने निर्मल अवतार से उसने पवन देव बाण विद्या ग्रंथ, एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की औषधि भट्टी जिसे उसने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की नीलामी में जीता था, साथ ही चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार, चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र, चतुर्थ विपत्ति दिव्य पवन नौका और कौशल से संबंधित अन्य सभी खजाने प्राप्त किए जो उसने कौशल को मारने के बाद प्राप्त किए थे। चंद्रिका की पूछताछ ने विराट को बहुत सचेत कर दिया था। सुरक्षा के लिए कौशल से संबंधित युद्ध की इन लूटों को निर्मल अवतार के पास नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे अनजाने में यह रहस्य उजागर कर दें कि कौशल की मृत्यु उससे संबंधित थी। बेशक विराट ने सब कुछ नहीं लिया। उसने कौशल से प्राप्त 30 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक और 50 अरब से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर निर्मल अवतार के पास छोड़ दिए। श्वेत हिम महाद्वीप पर मुख्य शरीर की तुलना में निर्मल अवतार को इन निधियों की अधिक आवश्यकता थी। बेशक विराट ने उड़न मेघ डाकू से प्राप्त 20 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक ले लिए थे। अब उसके पास कुल मिलाकर 50 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक थे। हालांकि उसने 20 से अधिक ले लिए थे, लेकिन उसने अधिकांश अपने निर्मल अवतार के पास ही छोड़ दिए थे। इसके अलावा विराट ने अपने निर्मल अवतार को बड़ी मात्रा में गोलियां और विभिन्न ताबीज छोड़े, विशेष रूप से नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज। यह सब करने के बाद विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, कौशल की मृत्यु के बारे में जानकारी इकट्ठा की। हालांकि उसे लगा कि श्वेत हिम संप्रदाय को उस पर कौशल की मौत का संदेह नहीं होगा, फिर भी बेखबर पकड़े जाने से बचने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करना बेहतर था। यदि श्वेत हिम संप्रदाय को उस पर संदेह नहीं था तो ठीक था, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो उसे पहले से तैयारी करनी होगी। श्वेत हिम संप्रदाय का दौरा करने के बाद संप्रदाय के तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स की बातचीत से यह जानकर विराट हैरान रह गया कि श्वेत हिम संप्रदाय वास्तव में उस पर संदेह करता है। सौभाग्य से श्वेत हिम संप्रदाय के केवल एल्डर ज्ञानेंद्र को ही ऐसा संदेह था। संप्रदाय प्रमुख चंद्रकांत सहित अन्य एल्डर्स ज्ञानेंद्र के संदेहों पर विश्वास नहीं करते थे, जिससे विराट को काफी हद तक आश्वस्त किया। स्थिति को समझने के बाद विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय छोड़ दिया और एक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। शुरू से अंत तक श्वेत हिम संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक किसी ने भी उसके असली रूप के ठिकाने का पता नहीं लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराट की साधना का स्तर बहुत कम था। यहां तक कि यदि वह श्वेत हिम संप्रदाय के एल्डर्स के पास भी जाता तो वह उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता और स्वाभाविक रूप से उन्हें सतर्क नहीं किया जाता। जब तक विराट उन पर हमला नहीं करता तब तक अपने छलावरण कौशल के साथ उनके पास उसे खोजने का कोई मौका नहीं था। जब विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटा, वह अभी अभी स्थानांतरण व्यू से बाहर निकला ही था कि उसने दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर आसमान को काले बादलों से ढका हुआ देखा। ये अविश्वसनीय रूप से घने बादल दक्षिणी महाद्वीप पर भारी दबाव डाल रहे थे और उन्होंने एक विशाल भंवर बनाते हुए घूमना शुरू कर दिया। यह देखकर विराट चौंक गया। महाविपत्ति लोक में किसने प्रवेश किया था और कौन विपत्ति से गुजर रहा था? इन काले बादलों से बना दृश्य स्पष्ट रूप से एक विपत्ति के बादल थे। विराट ने भंवर की ओर देखा और पाया कि यह जुबैदा की औषधि कार्यशाला के ऊपर बना था। इसे देखकर विराट एक बार फिर चौंक गया। क्या जुबैदा ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है? यह सोचकर वह तुरंत बेचैन हो गया। पलक झपकते ही वह जुबैदा के औषधि कक्ष में प्रकट हुआ। जब विराट ने जुबैदा के औषधि कक्ष में प्रवेश किया तो उसने पाया कि जुबैदा की साधना की आभा अभी भी अर्ध महाविपत्ति लोक में थी। यह देखकर विराट एक बार फिर सन्न रह गया। यह क्या हो रहा है? जब जुबैदा ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश ही नहीं किया है तो औषधि कक्ष के ऊपर विपत्ति के बादल क्यों बन रहे हैं? जुबैदा, तुम्हें क्या हुआ है? जुबैदा को एकाग्रता से औषधि भट्टी को घूरते हुए देखकर और उसके आगमन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखकर विराट उसके पास गया और उससे पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे परेशान मत करो, मैं गोलियां बना रही हूं। अपना सिर घुमाए बिना ही जुबैदा ने कहा। उसकी नजर अभी भी भट्टी पट्टी की हुई थी। विराट हैरान था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जुबैदा क्या कर रही है। वह पहले उसके पास आने पर कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। जब विराट सोच ही रहा था तभी एक जोरदार धमाका गूंज उठा और अंततः आकाशीय विपत्ति नीचे आ गिरी। हालांकि बिजली जुबैदा पर नहीं गिरी बल्कि औषधि कक्ष में रखी औषधि भट्टी पर गिरी। बिजली की बमबारी के तहत औषधि कक्ष की छत में एक बड़ा छेद हो गया। बिजली ने औषधि कक्ष के ऊपरी हिस्से को चीर दिया और भट्टी से टकराई, जिससे वह हिंसक रूप से कांपने लगी। जुबैदा ने पागलों की तरह अपने हाथ की मुद्राओं में हेरफेर किया, कक्ष के भीतर के बड़े व्यूह को नियंत्रित करने और भट्टी को पलटने से रोकने के लिए स्थिर करने की कोशिश की। यह देखकर विराट ने जल्दी से कक्ष के भीतर के व्यूह को सक्रिय किया और इसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। विराट, तुम क्या कर रहे हो? व्यूह को अभी खोलो। जुबैदा मुड़ी और उस पर घूर कर देखा। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। मैं बस तुम्हें इस विपत्ति से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, विराट ने और भी अधिक झुंझलाते हुए उत्तर दिया, भ्रमित भाव से पूछते हुए। क्या बचा रहे हो? तुम बस सब गड़बड़ कर रहे हो, जुबैदा ने गुस्से में कहा। मैं यहां एक महाविपत्ति स्तर की गोली बना रही हूं। विपत्ति से तपे बिना यह कैसे अपना आकार ले सकती है? व्यूह को अभी खोलो और परेशानी खड़ी करना बंद करो। यह सुनकर विराट ने असहाय महसूस किया और अनिच्छा से फिर से व्यूह खोल दिया। कुछ देर उबलने के बाद एक और आकाशीय बिजली नीचे गिरी जो औषधि भट्टी से टकराई। यह बिजली पिछली बिजली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिससे पूरी भट्टी एक कानफोड़ू गर्जना के साथ फटने को हो गई। जुबैदा ने भट्टी को स्थिर करते हुए और उसे हिलने से रोकते हुए फिर से व्यूह में जल्दी से हेरफेर किया। दूसरी बिजली गिरने के आधे पल बाद ही तीसरी बिजली भी आ गिरी। कड़क बिजली भट्टी से टकराई, जिससे ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें पैदा हुई और जुबैदा को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह देखकर विराट उसका सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा। जुबैदा, क्या तुम ठीक हो? विराट ने चिंता से पूछा। जुबैदा ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और औषधि भट्टी को लगातार घूरती रही। हालांकि 3 लगातार बिजली गिरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल छंटने लगे। यह देखकर जुबैदा कुछ असंतोष के साथ बोले बिना नहीं रह सकी। केवल 3 आकाशीय बिजलियां गिरने के बाद ही यह खत्म हो गया। कितना उबाऊ है। जुबैदा, क्या हुआ? तुम्हारी गोली बनाने से आकाशीय विपत्ति कैसे आ सकती है? इस समय विराट फिर से पूछे बिना नहीं रह सका। इस बार मैंने जो गोली बनाई है वह एक महाविपत्ति स्तर की गोली है। जब इसे बनाया जा रहा होता है तो यह स्वाभाविक रूप से एक आकाशीय विपत्ति को आकर्षित करेगी। आकाशीय बिजली से तपने के बाद ही इस गोली को वास्तव में तैयार माना जा सकता है। जुबैदा ने फिर अपना सिर घुमाया और उसे समझाया। दुर्भाग्य से इस बार मैंने जो गोली बनाई है उसने केवल 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि मेरा गोली बनाने का सूत्र अभी भी पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जुबैदा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आखिरकार विराट को समझ आ गया कि क्या हुआ था।
वह वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। क्योंकि उसने गोली बनाने का सारा काम जुबैदा को सौंप दिया था, इसलिए उसने शायद ही कभी गोली बनाने की कोई किताब देखी थी, इसलिए उसे सच में नहीं पता था कि गोली बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने संगमरमर जैसे हाथ की एक लहर के साथ जुबैदा ने अपने सच्चे सार को निर्देशित किया और 10 सुनहरी गोलियां जो शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रही थीं, औषधि भट्टी से बाहर उड़ गईं। बिजली के झटके इन 10 गोलियों की सतह के चारों ओर घूम रहे थे, जो लंबे समय के बाद धीरे धीरे उनके अंदर समा गए। जुबैदा, तुम किस तरह की गोलियां बना रही हो? विराट ने उत्सुकता से पूछा। हम ये गोली दिव्य विकास गोली का एक उन्नत रूप है, जिसमें कई रूपांतरण स्तर के गोली सूत्र शामिल हैं। इसका मुख्य कार्य योद्धाओं को रूपांतरण लोक में प्रवेश करने में मदद करना है। क्योंकि यह एक रूपांतरण स्तर की गोली है, तो चलिए इसे प्रथम विपत्ति रूपांतरण गोली कहते हैं। जुबैदा ने एक पल सोचने के बाद कहा। यह सुनकर विराट के चेहरे के भाव कठोर हो गए। जुबैदा का गोलियों का नामकरण हमेशा की तरह ही बेतरतीब था। यह नाम बहुत ही भद्दा था। बेशक यद्यपि विराट ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन उसने अपने विचारों को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वह जुबैदा को नाराज कर देता तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये लो, यह विपत्ति गोली लो, मेरे लिए किसी पर इसके प्रभाव का परीक्षण करो। जुबैदा ने विराट को 10 गोलियां सौंपी। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। विराट ने गोलियां ले ली। फिर उसने अर्ध महाविपत्ति लोक की सीमा पर 10 योद्धाओं को पाया और प्रभाव का परीक्षण करने के लिए उन्हें गोलियां खिलाईं। कुछ परीक्षण के बाद विराट को पता चला कि यह विपत्ति गोली न केवल एक योद्धा को प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की गारंटी देती है, बल्कि आकाशीय बिजली के प्रति उनके प्रतिरोध को भी बढ़ाती है। न केवल एक योद्धा के प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश की गारंटी देती है, बल्कि आकाशीय बिजली के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। इस चमत्कारिक प्रभाव ने विराट को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। जुबैदा की गोलियां वास्तव में अद्भुत हैं। उनके द्वारा बनाई गई कोई भी गोली साधारण नहीं होती। इस महाविपत्ति गोली के साथ तलवार संप्रदाय के विकास की गति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। विराट ने जुबैदा को महाविपत्ति गोली के अपने प्रयोग के परिणाम बताए। जुबैदा, तुम कमाल हो, तुमने ऐसी गोली भी बना ली। विराट ने जुबैदा की ओर प्रशंसा से देखते हुए कहा। यह सुनकर जुबैदा ने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, हम प्रभाव के मामले में यह बुरी नहीं है, लेकिन जब महाविपत्ति गोली बनकर तैयार हुई तो इसने केवल 3 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित किया। इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। जुबैदा औषधि निर्माण में पूर्णता चाहती थी। वह जरा सी भी कमी से असंतुष्ट हो जाती थी। वास्तव में जुबैदा को यह नहीं पता था कि 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने वाली महाविपत्ति गोली बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में प्रथम विपत्ति स्तर की ऐसी गोली मिलना दुर्लभ था जो 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित कर सके। आखिरकार कई योद्धा जब विपत्ति लोक में प्रवेश करते हैं तो वे केवल 2 या 3 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित कर पाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई गोलियों की तो बात ही छोड़ दें। अधिकांश वैद्य जब प्रथम विपत्ति स्तर की गोलियां बनाते हैं तो वे केवल एक आकाशीय बिजली को ही आकर्षित कर पाते हैं। 2 बिजलियों को आकर्षित करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आखिरकार गोलियां जीवित योद्धाओं से बहुत अलग होती हैं। शीर्ष स्तर के योद्धाओं के बराबर गोलियां बनाने की कठिनाई अकल्पनीय है। वैसे जुबैदा, इस बार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। विराट ने मुस्कुराते हुए जुबैदा की ओर देखकर कहा। वह क्या है? जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। देखो, विराट ने अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती हुई औषधि भट्टी उसके सामने प्रकट हो गई। यह तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की औषधि भट्टी है। अचानक प्रकट हुई इस भट्टी को देखकर जुबैदा पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से झूम उठी, दौड़कर उसके पास गई और उससे लिपट गई। वह उसे सहलाने लगी। उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। तो जुबैदा, क्या तुम्हें यह उपहार पसंद आया? विराट ने मुस्कुराते हुए जुबैदा से पूछा। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह सुनकर जुबैदा में अद्भुत हैं। उनके द्वारा बनाई गई कोई भी गोली साधारण नहीं होती। इस महाविपत्ति गोली के साथ तलवार संप्रदाय के विकास की गति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। विराट ने जुबैदा को महाविपत्ति गोली के अपने प्रयोग के परिणाम बताए। जुबैदा, तुम कमाल हो, तुमने ऐसी गोली भी बना ली। विराट ने जुबैदा की ओर प्रशंसा से देखते हुए कहा। यह सुनकर जुबैदा ने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, हम प्रभाव के मामले में यह बुरी नहीं है, लेकिन जब महाविपत्ति गोली बनकर तैयार हुई तो इसने केवल 3 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित किया। इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। जुबैदा औषधि निर्माण में पूर्णता चाहती थी। वह जरा सी भी कमी से असंतुष्ट हो जाती थी। वास्तव में जुबैदा को यह नहीं पता था कि 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने वाली महाविपत्ति गोली बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में प्रथम विपत्ति स्तर की ऐसी गोली मिलना दुर्लभ था जो 3 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित कर सके। आखिरकार कई योद्धा जब विपत्ति लोक में प्रवेश करते हैं तो वे केवल 2 या 3 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित कर पाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई गोलियों की तो बात ही छोड़ दें। अधिकांश वैद्य जब प्रथम विपत्ति स्तर की गोलियां बनाते हैं तो वे केवल एक आकाशीय बिजली को ही आकर्षित कर पाते हैं। 2 बिजलियों को आकर्षित करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आखिरकार गोलियां जीवित योद्धाओं से बहुत अलग होती हैं। शीर्ष स्तर के योद्धाओं के बराबर गोलियां बनाने की कठिनाई अकल्पनीय है। वैसे जुबैदा, इस बार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। विराट ने मुस्कुराते हुए जुबैदा की ओर देखकर कहा। वह क्या है? जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। देखो, विराट ने अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरती हुई औषधि भट्टी उसके सामने प्रकट हो गई। यह तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की औषधि भट्टी है। अचानक प्रकट हुई इस भट्टी को देखकर जुबैदा पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से झूम उठी, दौड़कर उसके पास गई और उससे लिपट गई। वह उसे सहलाने लगी। उसका चेहरा उत्साह से दमक रहा था। तो जुबैदा, क्या तुम्हें यह उपहार पसंद आया? विराट ने मुस्कुराते हुए जुबैदा से पूछा। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह सुनकर जुबैदा पलटी, उछलकर विराट के गले लग गई, अपनी कोमल बाहों को उसकी गर्दन में डाल दिया और अपनी खूबसूरत नशीली आंखों से उसे देखते हुए असीम खुशी के साथ कहा, विराट, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। मुझे तुम्हें इसका सही इनाम देना होगा। इसके साथ ही उसने विराट को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। जल्द ही औषधि कक्ष असीम प्रेम और रोमांस की खुशबू से महक उठा। जब विराट जुबैदा के औषधि कक्ष से बाहर निकला तो उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। जुबैदा उस मामले में लगातार बेकाबू होती जा रही थी। औषधि कक्ष में प्रतिदिन गोलियां बनाने के उसके काम के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों और गोलियों द्वारा उसके शरीर को निखारा गया था, जिससे उसका भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत हो गया था। यदि विराट ने सत्य योद्धा दिव्य शरीर का अभ्यास न किया होता, जिसने उसकी शारीरिक शक्ति को भी अत्यंत मजबूत बना दिया था, तो वह शायद उसके इस प्रेम भरे तूफान का सामना नहीं कर पाता। फिर भी हर बार जुबैदा के इस असीम प्रेम के बाद उसका शरीर कमजोर महसूस करता था।
अपने निवास पर लौटने के बाद विराट को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कई दिनों तक एकांत में रहना पड़ा। ठीक होने के बाद उसने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और जुबैदा के औषधि कक्ष के लिए एक नया व्यूह और तंत्र तैयार किया। यह विचार करते हुए कि जुबैदा संभवतः महाविपत्ति स्तर की गोलियां बनाते समय बार बार आकाशीय विपत्तियों को आकर्षित करेगी, औषधि कक्ष की छत का बार बार बिजली से फटना अव्यावहारिक था। इसलिए विराट ने जुबैदा के लिए एक ऐसा औषधि कक्ष बनाया जिसकी छत को स्वतंत्रता से खोला और बंद किया जा सकता था। यह औषधि कक्ष एक तंत्र द्वारा नियंत्रित था। तंत्र को संचालित करके औषधि कक्ष की छत को खोला और बंद किया जा सकता था। इस तरह जब कोई आकाशीय विपत्ति आती तो जुबैदा तंत्र को संचालित करके औषधि कक्ष की छत खोल सकती थी और विपत्ति के शांत होने के बाद वह छत को फिर से बंद कर सकती थी। इस तरह जुबैदा द्वारा हर बार महाविपत्ति स्तर की गोली बनाने के बाद उसे बार बार औषधि कक्ष का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा विराट ने जुबैदा के लिए विभिन्न औषधि निर्माण में सहायक व्यूहों को भी उन्नत किया, जिससे वे उसकी सहायता करने में और भी अधिक प्रभावी हो गए। बेशक विराट ने अपने असली रूप से ये काम नहीं किए, इसके बजाय उसने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार से ये काम करवाए। अभी हाल ही में जुबैदा के प्रेम के तूफान से गुजरने के कारण वह उससे काफी घबराया हुआ था। वर्षों के अवलोकन के माध्यम से विराट ने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि जुबैदा को केवल उसके असली रूप में ही दिलचस्पी थी और वह केवल उसी के साथ प्रेम संबंध रखेगी। जब भी उसका अवतार मौजूद होता जुबैदा बहुत कम या बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब जुबैदा ने देखा कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार आया है तो उसने तुरंत नाराजगी से अपनी नाक से कोड़ ली। लेकिन कुछ दिन पहले विराट के साथ बिताए गए उन सुखद पलों को याद करके उसने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले हुए उनके उस मिलन के बाद उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसका शरीर और त्वचा और भी अधिक चमकदार और कोमल हो गई थी। उसका पूरा अस्तित्व एक चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था। जुबैदा को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि विराट के साथ उसके अंतरंग संबंधों का प्रभाव उसके द्वारा ली गई किसी भी गोली से अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। विराट के साथ इतने मिलन के बाद उसे लगा कि उसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। चाहे उसके भौतिक शरीर में हो या रक्तवंश में, उसे लगा कि उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया है। उसके भौतिक शरीर में यह बदलाव ऐसा था जो कितनी भी अस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी मजबूत करने वाली गोलियां हासिल नहीं कर सकती थीं। जुबैदा को तो यहां तक संदेह था कि उसकी वर्तमान क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि शायद पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। वह आमतौर पर साधना में ज्यादा समय नहीं बिताती थी, फिर भी उसका साधना स्तर आसमान छू रहा था। उसकी साधना की इस भयानक गति ने खुद जुबैदा को भी डरा दिया था। यदि वह अभी साधना पर ध्यान केंद्रित करे तो जुबैदा को संदेह था कि वह 1 वर्ष के भीतर तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर सकती है। जुबैदा चिंतित थी कि उसकी साधना की यह तेज गति संदेह पैदा करेगी, इसलिए उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी प्रगति को धीमा करने के लिए यथासंभव कम साधना करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका साधना स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ता रहा। इससे वेद प्रकाश और भवानी दत्त को भी शिकायत होने लगी, जिन्होंने उस पर अपनी तेज साधना की गति का रहस्य छिपाने और उसे उनके साथ साझा न करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि वह उनका स्नेह भूल गई है। बेशक वेद प्रकाश और भवानी दत्त ने उसके सामने केवल एक बार ही इसका जिक्र किया था और दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गुरु कावेरी ने उन्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया था और उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। गुरु कावेरी अपनी छोटी बहन जुबैदा को बहुत प्यार करती थीं और उसे जरा सा भी दुख सहने नहीं देती थीं। अपने 2 बड़े भाइयों वेद प्रकाश और भवानी दत्त को उसे परेशान करते देख गुरु कावेरी स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गईं और उन पर कोई दया नहीं दिखाई। यद्यपि वेद प्रकाश सबसे बड़े भाई थे, लेकिन वे हमेशा गुरु कावेरी से थोड़ा डरते थे। अब जैसे जैसे तलवार संप्रदाय में गुरु कावेरी का रुतबा बढ़ा, उनके प्रति दूसरों के मन में सम्मान और भय भी बढ़ गया, यहां तक कि उनके सबसे बड़े भाई वेद प्रकाश में भी। यद्यपि गुरु कावेरी ने कभी भी अपने रुतबे का दिखावा नहीं किया और उनके प्रति उनका रवैया वैसा ही रहा, लेकिन अनजाने में ही उनके प्रति उनका खौफ बढ़ गया था। गुरु कावेरी की फटकार के सामने वेद प्रकाश और भवानी दत्त एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके और चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद से दोनों में से किसी ने भी जुबैदा से दोबारा ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं की। सच तो यह था कि जबकि वे गुप्त रूप से जुबैदा की तेज साधना गति से ईर्ष्या करते थे, उसका रहस्य साझा करने का उनका सुझाव केवल एक मजाक था। वे वास्तव में उस पर दबाव डालने का इरादा नहीं रखते थे। आखिरकार तलवार संप्रदाय के भीतर उनका रुतबा पहले से ही काफी ऊंचा था और उन्हें जो संसाधन प्राप्त थे वे दूसरों से कहीं बेहतर थे। वे पहले से ही काफी संतुष्ट थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके इस मजाक से जुबैदा को इतनी चिंता और तनाव होगा। जहां वेद प्रकाश और भवानी दत्त जुबैदा की स्थिति से अनजान थे, वहीं गुरु कावेरी ने जुबैदा और विराट के बीच के रिश्ते का थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया था। अपने साथियों में जुबैदा सबसे अंत में संप्रदाय में शामिल हुई थी और सबसे छोटी थी। उन्होंने लगभग जुबैदा को अपने सामने बड़ा होते देखा था और स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव को सबसे अच्छी तरह समझती थीं। यद्यपि गुरु कावेरी को जुबैदा और विराट के बीच के संबंध का एहसास होने पर थोड़ा खेद महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने उन्हें उजागर नहीं किया। उनकी यह छोटी बहन बहुत जिद्दी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। यदि विराट के साथ उसका रिश्ता उजागर हो जाता और उसे उसके साथ रहने से रोका जाता तो कौन जानता था कि वह क्या परेशानी खड़ी कर देती। वह आत्महत्या भी कर सकती थी। यह जानते हुए जब गुरु कावेरी ने वेद प्रकाश और भवानी दत्त को जुबैदा के साथ मजाक करते देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। ठीक है जुबैदा, व्यूह स्थापित हो गया है, इसे आजमा कर देखो। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने जुबैदा से कहा। यह सुनकर जुबैदा आगे बढ़ी और उसका परीक्षण किया। उन्नत व्यूह की मदद से औषधि बनाने की कठिनाई काफी कम हो गई और इस प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण बहुत बेहतर हो गया। तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर की औषधि भट्टी के आशीर्वाद के साथ ये परिस्थितियां उसके औषधि निर्माण कौशल को कई स्तर ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त थीं। हम बहुत अच्छा, काफी प्रभावशाली। अपने परीक्षण के बाद जुबैदा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इन परिस्थितियों के साथ वह अब द्वितीय या तृतीय विपत्ति स्तर की गोलियां बनाने का प्रयास कर सकती थी। ठीक है जुबैदा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूं, विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने कहा। ठीक है जाओ, जुबैदा ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। यह विराट का असली रूप नहीं था। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार को यहां रखने का क्या मतलब था? वह केवल देख सकता था लेकिन प्रेम नहीं कर सकता था, जिससे उसकी इच्छा ही बढ़ती। जुबैदा की अनुमति मिलने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने वहां से जाने की हिम्मत की। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के जाने के बाद जुबैदा ने अपनी सारी ऊर्जा वापस औषधि निर्माण में लगा दी। विराट द्वारा स्थापित उन्नत व्यूह और तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र औषधि भट्टी के आशीर्वाद के साथ जुबैदा ने तेजी से प्रथम विपत्ति गोलियों का एक और जत्था तैयार किया। इस बार उसके द्वारा बनाई गई गोलियों ने वास्तव में 4 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया। हालांकि जुबैदा अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और उसने गोली के सूत्र में सुधार करना जारी रखा। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अपने निवास पर लौटने के बाद अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। इतने लंबे समय के संचय के बाद यह स्वर्ण ड्रैगन अवतार अर्ध महाविपत्ति लोक की सीमा तक लगभग पहुंच गया था और महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था। महाविपत्ति लोक में जल्द से जल्द प्रवेश करने के लिए विराट ने इस स्वर्ण ड्रैगन अवतार को अपना अधिकांश समय एकांत में बिताने के लिए कहा।
आने वाले समय के दौरान विराट के असली रूप ने निर्मल अवतार से प्राप्त सभी 20 महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों को महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों में बदल दिया। एक साथ फटने वाले 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज कौशल जैसे शक्तिशाली योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, जिसने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक कवच पहना था। इसलिए यदि 20 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज एक साथ फटते हैं तो वे निश्चित रूप से कौशल के स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा को मार सकते हैं। इन 20 से अधिक महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों के साथ उसके पास एक और शक्तिशाली तुर्क का पत्ता आ गया था। शून्य समाधि महाद्वीप। किसी एकांत स्थान पर आसमान में काले बादल छाए हुए थे जो एक विशाल भंवर बना रहे थे। भंवर के भीतर बैंगनी बिजली की लकीरें चमक रही थीं। बूम! एक गगनभेदी गर्जना बादलों से उठी जो जमीन पर खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर आ गिरी। ये देखकर एल्डर पवन ने तुरंत आकाशीय बिजली का डटकर सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। तलवार बिजली से टकराई और एल्डर पवन लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गए। उनके हर कदम से उनके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। पप पप। एल्डर पवन के मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। स्पष्ट रूप से बिजली के इस प्रहार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एल्डर पवन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत प्राचीन महाद्वीप का कुछ दिव्य आड़ू निकालकर खा लिया। दिव्य आड़ू से पोषण पाकर एल्डर पवन की चोटें देखते ही देखते तेजी से ठीक होने लगीं। पलक झपकते ही उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। अपना सच्चा सार समाप्त कर चुके होने के बावजूद वह अपने चरम पर वापस आ गए थे। एल्डर पवन ने आसमान की ओर देखा और पाया कि विपत्ति के बादल अभी तक नहीं छंटे थे। एल्डर पवन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह पहले से ही 12वीं आकाशीय बिजली थी और विपत्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। इस बार उन्होंने आकाशीय बिजली के कितने प्रहारों को आकर्षित किया था। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि एक गगनभेदी गर्जना उठी और विपत्ति के बादलों से एक और आकाशीय बिजली उतरी जो सीधे उन पर आ गिरी। एल्डर पवन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी तलवार घुमाकर उसका सामना किया। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। एल्डर पवन के हाथ में मौजूद तलवार आकाशीय बिजली की चपेट में आकर छिटक गई और वह स्वयं भी बिजली की चपेट में आ गए और जमीन में दब गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई और भारी मात्रा में मिट्टी उस भयानक ताकत से पल भर में अदृश्य धूल में बदल गई, मानो वह हवा में ही गायब हो गई हो। दूर से एल्डर पवन की रक्षा कर रहे एल्डर शेखर यह दृश्य देखकर घबरा गए। इस आकाशीय बिजली की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एल्डर पवन ठीक तो हैं। हालांकि जब उन्होंने देखा कि आसमान में विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छंटे हैं तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया और वे अत्यधिक भय से भर गए। आकाशीय बिजली के 13 प्रहार पहले ही हो चुके थे और विपत्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। एल्डर पवन ने इस बार कितनी आकाशीय बिजलियों को आकर्षित किया था। केवल द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए 13 से अधिक आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करना एक आश्चर्यजनक बात थी। शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध काल में भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय इतनी सारी आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करना एक अभूतपूर्व घटना थी। इस समय एल्डर शेखर की सांसें अटकी हुई थीं। उन्होंने गुप्त रूप से प्रार्थना की कि विराट का द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पर्याप्त शक्तिशाली हो, अन्यथा एल्डर पवन 14वीं आकाशीय बिजली का सामना नहीं कर पाएंगे। एल्डर पवन को 13वीं आकाशीय बिजली का सामना करने में ही इतना संघर्ष करना पड़ा था। उनके 14वीं से बचने की संभावना बेहद कम थी। इससे पार पाने की कोई भी संभावना होने के लिए उन्हें द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज पर निर्भर रहना होगा। थोड़ी देर बाद आसमान में विपत्ति के बादलों ने एक गगनभेदी गर्जना की और 14वीं आकाशीय बिजली अंततः आ गिरी। उस विशाल गड्ढे से बाहर निकलते हुए एल्डर पवन ने यह देखा और एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में मौजूद द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को आने वाली बिजली की ओर फेंक दिया। ताबीज के फेंके जाने के बाद तुरंत उसमें से एक विशाल आकर्षण बल निकला जिसने आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींच लिया। ताबीज द्वारा आकर्षित होकर 14वीं आकाशीय बिजली ताबीज से टकराई और पल भर में एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी बिखेरने लगी। काफी देर बाद रोशनी गायब हो गई और आकाशीय बिजली पूरी तरह से द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज द्वारा सोख ली गई। 14वीं आकाशीय बिजली के गिरने के बाद आसमान में विपत्ति के बादल अंततः छंटने लगे। यह देखकर एल्डर पवन ने अंततः राहत की सांस ली। अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अंततः विपत्ति से बच गए थे। उन्होंने अंततः द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, एक ऐसा स्तर जिसका उन्होंने लंबे समय से सपना देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि द्वितीय विपत्ति लोक में उनका प्रवेश 14 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करेगा। यदि विराट का द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज न होता तो वह इस विपत्ति के दौरान निश्चित रूप से मारे जाते। एल्डर पवन को लगा कि द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय इतनी आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने का कारण उनकी स्वयं की संचित शक्ति थी। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी। शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव वंश के आक्रमण से पहले ही उन्होंने प्रथम विपत्ति लोक में डूबे हुए अनगिनत वर्ष बिता दिए थे। उस महान युद्ध के छिड़ने के बाद से उन्होंने 10 लाख वर्षों तक स्वर्गीय मोहर की रक्षा की थी। अनुभव के इस लंबे संचय के कारण यह शक्तिशाली सफलता मिली थी। बेशक इसका संबंध उन अविश्वसनीय संसाधनों से भी था जो उन्हें विराट से मिले थे, जिन्होंने उनकी शारीरिक क्षमता को बदल दिया और उनकी मार्शल आर्ट क्षमता को बहुत बढ़ा दिया था। अन्यथा केवल इन लंबे वर्षों के संचय के आधार पर वह अधिक से अधिक केवल 13 आकाशीय बिजलियों को ही आकर्षित कर पाते, 14 को नहीं। यह इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव था जिसने उन्हें शून्य समाधि महाद्वीप के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को लगभग तोड़ने की अनुमति दी। एल्डर पवन, क्या आप ठीक हैं? एल्डर शेखर ने चिंता के साथ पूछते हुए दौड़कर उनके पास आते हुए कहा। मैं ठीक हूं। हाँ, इतने वर्षों के बाद मैंने अंततः द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर ही लिया। एल्डर पवन ने हाथ हिलाते हुए और हंसते हुए कहा। एल्डर पवन की बातें सुनकर एल्डर शेखर ने अंततः राहत महसूस की। बधाई हो एल्डर पवन, आपने अंततः अपनी इच्छा पूरी कर ली। एल्डर शेखर ने एल्डर पवन को बधाई देते हुए हाथ जोड़े। हाँ, इस बार मेरी रक्षा करने में तुम बहुत सतर्क रहे। एल्डर पवन ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से अपनी इस सफलता के बारे में एल्डर शेखर और अन्य लोगों की भावनाओं को समझते थे। वास्तव में वे उनकी परवाह उनसे भी अधिक करते थे। एल्डर पवन बहुत भावुक थे। यह तो मुझे करना ही चाहिए था, एल्डर शेखर ने तुरंत उत्तर दिया। वैसे मुझे द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के लिए भाई विराट को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे आकाशीय विपत्ति से सफलतापूर्वक पार पाने में मदद की, अन्यथा मैं वास्तव में इस विपत्ति के कारण मारा जाता। एल्डर पवन ने कहा। जब तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हें भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाई विराट से द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खरीदने होंगे। इस विपत्ति के माध्यम से उन्होंने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की चमत्कारी शक्ति की गहराई से सराहना की। इस द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के साथ विपत्ति के दौरान किसी के जीवन की वास्तव में गारंटी थी। ऐसा ताबीज वास्तव में चमत्कारी और कीमती था। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की कगार पर खड़े एक योद्धा के लिए इस प्रकार का ताबीज वस्तुतः अमूल्य था। एल्डर पवन, आप इस ताबीज का क्या करने की योजना बना रहे हैं? एल्डर शेखर ने द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसने आकाशीय बिजली को सोख लिया था और आकाश में तैर रहा था, बिजली की लकीरों के साथ घूम रहा था। खैर, मैं भाई विराट को इसे संभालने का कष्ट दूंगा।
एल्डर पवन ने अत्यधिक शक्ति बिखेरने वाले द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की ओर देखा और कुछ देर विचार करने के बाद बोले, 14वीं आकाशीय बिजली को सोखने वाले इस द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के भीतर मौजूद शक्ति से उन्हें अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हो रही थी। उन्होंने हल्के में इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यदि वे लापरवाह हुए और ताबीज के भीतर की आकाशीय बिजली फट गई तो वे भी जलकर राख हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जाकर भाई विराट को यहां बुला लाता हूं, एल्डर शेखर ने कहा। इसके तुरंत बाद एल्डर शेखर वहां से चले गए और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर चल दिए। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रवेश किया और विराट के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विराट को पूरी स्थिति समझाई। एल्डर शेखर की बात सुनने के बाद विराट और एल्डर शेखर फिर शून्य समाधि महाद्वीप से होते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां एल्डर पवन ने सफलता प्राप्त की थी और द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को पुनः प्राप्त किया, जिसने 14वीं आकाशीय बिजली को सोख लिया था। एल्डर पवन वास्तव में उल्लेखनीय है। द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते हुए उन्होंने वास्तव में 14 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना किया। विराट प्रशंसा में बोले बिना नहीं रह सके। जैसे जैसे विराट का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण विस्तृत हुआ और उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, वे जान गए कि द्वितीय विपत्ति लोक में 14 आकाशीय बिजली के प्रहारों से पार पाना एक असाधारण उपलब्धि थी। उनकी समझ के अनुसार श्वेत हिम महाद्वीप पर कुछ चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी शायद चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 14 आकाशीय बिजली के प्रहारों से पार नहीं पा सकते थे। भाई विराट मजाक कर रहे हैं, मेरे इस प्रदर्शन का क्या मोल है? एल्डर पवन ने यह सुनकर बार बार हाथ हिलाते हुए कहा। उनकी यह उपलब्धि आम लोगों के सामने कुछ गर्व के लायक हो सकती है, लेकिन विराट जैसे अद्भुत व्यक्ति के सामने यह पूरी तरह से नगण्य थी। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट दिग्गज भी विराट जैसे असाधारण व्यक्ति की तुलना में वस्तुतः कचरा थे। उन्होंने विराट से ऐसी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। एल्डर पवन को निश्चित था कि द्वितीय विपत्ति लोक में अपनी वर्तमान सफलता के बावजूद वह विराट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे, जो कि एकमात्र अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा थे। विराट की युद्ध क्षमता समझ से परे थी। इसने उनकी समझ को पूरी तरह से पार कर लिया था। अपने जीवन के इतने वर्षों में उन्होंने विराट जैसा अद्भुत व्यक्ति न कभी देखा था और न ही कभी सुना था। शून्य समाधि महाद्वीप के लंबे इतिहास में उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा कर सके। द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को दूर रखने के बाद विराट वहां नहीं रुके। उन्होंने एल्डर पवन और एल्डर शेखर से विदा ली और वहां से चले गए। हालांकि विराट तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस नहीं लौटे। इसके बजाय वे शून्य समाधि महाद्वीप पर पहले से स्थापित 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों के पास गए, जिससे अनंत परम मीनार एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोख सके। जब से उन्होंने सप्त खड्ग अमर भवन से प्राप्त उच्च श्रेणी की सामग्रियों का उपयोग करके 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों को उन्नत किया था, तब से आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोखने और एकत्रित करने की उनकी गति कई गुना बढ़ गई थी। कई वर्षों के अवशोषण के बाद इन 9 व्यूहों ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा जमा कर ली थी। इस बार अनंत परम मीनार द्वारा 9 व्यूहों से सभी हड्डी दानव ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेने के बाद इसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 59वें सितारे को रोशन कर दिया। विराट ने अनुमान लगाया कि 59वें सितारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 200 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर या 20 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 59वें सितारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव के 2 करोड़ गुना तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो 100 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के बराबर तक पहुंच गया। रोशन हुए 59वें सितारे के बीच विराट को एक और रून व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार उन्हें जो रून व्यूह विरासत मिली वह एक अधिक उन्नत महास्वर्ण कवच ताबीज थी। इस रून व्यूह विरासत को प्राप्त करने पर विराट मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें खुशी की एक लहर महसूस हुई। पहले प्राप्त किए गए महास्वर्ण कवच ताबीज की रून व्यूह विरासत उनके निरंतर सुधार और उन्नयन के बाद उन रून्स की क्षमता को पहले ही अपनी सीमा तक ला चुकी थी। उन रून्स के आधार पर एक और भी शक्तिशाली महास्वर्ण कवच ताबीज को परिष्कृत करना पहले से ही अत्यंत कठिन था। इसलिए इस अधिक उन्नत महास्वर्ण कवच ताबीज की विरासत को इस समस्या को हल करने के लिए कहा जा सकता है जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। अधिक उन्नत महास्वर्ण कवच ताबीज अभी भी विराट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस प्रकार के ताबीज में अत्यंत मजबूत रक्षात्मक शक्ति होती है। संकट के क्षणों में इसे जीवन रक्षक रूप का पत्ता भी कहा जा सकता है। अनंत परम मीनार को 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को सोखने देने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए, अपने निवास पर वापस आए और महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गए। हालांकि जब उन्होंने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया तो उन्होंने नीले वस्त्रधारी बालक को तारों वाले आकाश के नीचे जमीन पर लेटे हुए देखा। उसका सिर उसकी बाहों पर टिका था, पैर मुड़े हुए थे और वह आराम से आगे पीछे झूल रहा था। यह देखकर विराट का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। वह एक झटके में नीले वस्त्रधारी बालक के पास पहुंच गए और बालक के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। विराट के हमले से चौंककर नीले वस्त्रधारी बालक जमीन से उछल पड़ा। धिक्कार है विराट, कमीने कहीं के, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? नीले वस्त्रधारी बालक ने अपना सिर पकड़ते हुए उसे कोसा। यद्यपि वह एक उच्च स्तर तक ठीक हो गया था, फिर भी विराट के प्रहार ने उसे असहनीय दर्द दिया था। क्योंकि विराट उसका गुरु था, वह उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता था। यदि यह कोई बाहरी व्यक्ति होता तो अर्धचरण दिव्य विकास लोक जैसे कमजोर साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी उसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मूर्ख कहीं के, क्या तुमने उस तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच की मरम्मत कर दी है जिसे मैंने तुम्हें पिछली बार ठीक करने के लिए कहा था? अभी भी यहां पड़े हुए हो? विराट ने कुछ झुंझलाहट के साथ उसकी ओर देखा। तुम अंधे तो नहीं हो? खुद क्यों नहीं देख लेते? नीले वस्त्रधारी बालक ने पूरी तरह से हताश होकर दूर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर विराट ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और वास्तव में कुछ दूरी पर वह तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच जो उन्होंने नीले वस्त्रधारी बालक को दिया था, तारों वाले आकाश के नीचे पड़ा हुआ था और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों की रोशनी को सोख रहा था। यह देखकर विराट वहां गए और उन्होंने तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच को उठा लिया। उन्होंने देखा कि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच पूरी तरह से ठीक हो गया था और गुणवत्ता के मामले में ऐसा लग रहा था कि क्षतिग्रस्त होने से पहले की तुलना में इसमें और भी सुधार हुआ है। यह देखकर विराट बहुत संतुष्ट हुए। उड़न मेघ गांव के मुखिया से प्राप्त यह तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज के उनके स्वयं के उपयोग से टुकड़े टुकड़े हो गया था। फिर भी वह नीले वस्त्रधारी बालक इसे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम था।
निश्चित रूप से उसके पास जादुई कलाकृतियों की मरम्मत करने की एक विशेष प्रतिभा थी। नाग, इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच की भी मरम्मत करने में मेरी मदद करो। विराट ने तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच को दूर रखा और कौशल से प्राप्त चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच को निकाला और इसे नीले वस्त्रधारी बालक की ओर उछाल दिया। नीले वस्त्रधारी बालक ने उसे पकड़ा, उसकी ओर एक नजर डाली और भावहीन होकर कहा, इसकी मरम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। नाग, क्या तुम फिर से मुसीबत मोल लेना चाहते हो? विराट ने गुस्से में कहा। यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक कवच उस तृतीय विपत्ति वाले की तुलना में बहुत अधिक क्षतिग्रस्त नहीं था। यदि वह तृतीय विपत्ति वाले की मरम्मत कर सकता है तो वह इस चतुर्थ विपत्ति वाले की मरम्मत क्यों नहीं कर सकता? यद्यपि विराट को इस लड़के के ठीक होने की सटीक सीमा का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह निश्चित रूप से कम एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था, अन्यथा वह इतनी आसानी से नीलिमा को अपने अधीन करने में सक्षम नहीं होता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नीलिमा का अर्ध महाविपत्ति लोक कोई साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक योद्धा नहीं था। उसकी युद्ध शक्ति एक शीर्ष स्तरीय द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। नीले वस्त्रधारी बालक के लिए केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके नीलिमा को इतनी आसानी से अपने अधीन करने के लिए उसे कम से कम एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक होने की नितांत आवश्यकता थी। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कैसे संभव था कि वह एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई हथियार की मरम्मत न कर सके? यह लड़का निश्चित रूप से फिर से काम चोरी करने की कोशिश कर रहा था। विराट, मुझे उस बात से डराना बंद करो, नीले वस्त्रधारी बालक ने फुफकारते हुए कहा। आज तुम चाहे कुछ भी कहो, अगर मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूं। अगर तुम सामग्री उपलब्ध नहीं कराओगे तो क्या तुम मुझसे हवा में से जादू करने की उम्मीद करते हो? नीले वस्त्रधारी बालक के शब्द सुनकर विराट हैरान रह गए। वे सभी जादुई हथियारों के टुकड़े और दुर्लभ खजाने कहां गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस समय के दौरान उन्होंने नीले वस्त्रधारी बालक को असाधारण मात्रा में जादुई हथियारों के टुकड़े उपलब्ध कराए थे और उन्होंने उसे सप्त खड्ग अमर भवन से प्राप्त कई दुर्लभ खजाने भी दिए थे। इतने सारे जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों का मूल्य कम से कम 200 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक था। वे सब इस्तेमाल हो गए? नीले वस्त्रधारी बालक ने अपराध बोध से कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। वह विराट द्वारा दिए गए जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका था और उनमें से अधिकांश उसके पेट में जा चुके थे। इतने सारे जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों का सेवन करने के कारण अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारों की रोशनी के निरंतर अवशोषण के साथ मिलकर वह अब एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था और एक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र बनने से ज्यादा दूर नहीं था। सब इस्तेमाल हो गए? इतने सारे जादुई हथियारों के टुकड़े और दुर्लभ खजाने सब इस्तेमाल हो गए? नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गए। नाग, हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों का मूल्य कम से कम 2 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक था। वे सब इस्तेमाल हो गए? नीले वस्त्रधारी बालक ने अपराध बोध से कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। इसी से आगे बढ़ते हैं। विराट द्वारा दिए गए जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका था और उनमें से अधिकांश उसके पेट में जा चुके थे। इतने सारे जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों का सेवन करने के कारण अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारों की रोशनी के निरंतर अवशोषण के साथ मिलकर वह अब एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था और एक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र बनने से ज्यादा दूर नहीं था। सब इस्तेमाल हो गए? इतने सारे जादुई हथियारों के टुकड़े और दुर्लभ खजाने सब इस्तेमाल हो गए? नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गए। नाग, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम किस स्तर तक ठीक हो गए हो? विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक को घूरते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हुआ हूं। नीले वस्त्रधारी बालक ने बेझिझक झूठ बोल दिया। वह विराट को अपने ठीक होने की वास्तविक सीमा नहीं बताना चाहता था। उसे कुछ बचाकर रखना था, अन्यथा विराट के स्वभाव को देखते हुए एक बार जब उसे पता चल जाता कि वह षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के शिखर तक ठीक हो गया है तो वह नहीं जानता कि वह उसे कैसे कैसे आदेश देता। एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र? सच में? विराट ने संदेहपूर्वक पूछा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह लड़का ईमानदार नहीं है। इतने विशाल मात्रा में जादुई हथियारों के टुकड़ों और दुर्लभ खजानों का सेवन करने के बाद वह केवल एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र तक ही ठीक हुआ। विराट को बहुत संदेह था। ओह, यह सिर्फ एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र है, विश्वास करो या न करो, नीले वस्त्रधारी बालक ने फुफकारते हुए कहा। इस लड़के को फिर से नखरे करते देख विराट असहाय महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि विराट ने इतनी दुर्लभ और कीमती सामग्रियों के सेवन के मामले को आगे नहीं बढ़ाया। नीले वस्त्रधारी बालक यकीनन उनका सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता था और उसे अभी भी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में कदम रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए नीले वस्त्रधारी बालक जितना बेहतर ठीक होगा उसकी मदद उतनी ही अधिक होगी। कोई और विकल्प न होने पर विराट ने खजाना विभाग का एक और चक्कर लगाया और शालिनी से बड़ी मात्रा में जादुई हथियारों के टुकड़े और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक अयस्क प्राप्त किए। विराट, शून्य समाधि महाद्वीप में जादुई हथियारों के टुकड़ों का भंडार कम हो रहा है। शालिनी ने विराट को खजाना विभाग के जादुई हथियारों के टुकड़ों का कुल भंडार सौंपते हुए याद दिलाया। क्या शून्य समाधि महाद्वीप में जादुई हथियारों के टुकड़ों का भंडार कम हो रहा है? विराट को आश्चर्य हुआ। हड्डी दानव वंश के साथ महान युद्ध के बाद शून्य समाधि महाद्वीप में बड़ी संख्या में जादुई हथियार और युद्ध मशीनें टुकड़ों में बिखर गई थीं और पूरे महाद्वीप में फैल गई थीं। मात्रा काफी होनी चाहिए थी, लेकिन अब शालिनी उसे बता रही थी कि इन जादुई हथियारों के टुकड़ों का भंडार भी कम हो रहा था। हाल ही में इन जादुई हथियारों के टुकड़ों की तुम्हारी मांग इतनी अधिक रही है और तुम उन्हें इतनी बार मांग रहे हो। शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश योद्धा वर्तमान में उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। इतने वर्षों तक इकट्ठा करने के बाद कितने बचे होंगे? शालिनी ने कहा। खजाना विभाग की प्रमुख के रूप में वह स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थीं। यद्यपि शून्य समाधि महाद्वीप पर जादुई हथियारों के टुकड़ों का भंडार अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन विराट की खपत दर पर यह कुछ और वर्षों से अधिक नहीं टिकेगा। शालिनी की बातें सुनकर विराट विचार किए बिना नहीं रह सके। यदि शून्य समाधि महाद्वीप पर जादुई हथियारों के टुकड़े पूरी तरह से समाप्त हो गए तो नीले वस्त्रधारी बालक संसाधनों का एक स्रोत खो देगा। लेकिन विराट लड़के को सेवन करने के लिए साबुत जादुई हथियार देने में संकोच कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में वे लड़के को केवल कुछ खनन किया हुआ आध्यात्मिक अयस्क ही सीधे दे पाएंगे। यद्यपि ऐसा करने में विराट को कुछ दुख हुआ, लेकिन नीले वस्त्रधारी बालक के ठीक होने में देरी नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे उनका बाहरी दुनिया से सामना बढ़ रहा था, उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक और भी अधिक शक्तिशाली तुर्क के पत्ते की आवश्यकता थी। इसके अलावा न केवल शून्य समाधि महाद्वीप से जादुई कलाकृतियों के टुकड़े लगभग समाप्त हो गए हैं, बल्कि नवधारा महाद्वीप की खनिज शिराएं भी व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई हैं। शालिनी ने आगे कहा। क्या नवधारा महाद्वीप की खनिज शिराएं लगभग समाप्त हो गई हैं? शालिनी की बातें सुनकर विराट ने हताशा से अपना माथा रगड़ा। तुम्हें क्या लगता है? शालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा। नवधारा महाद्वीप का इतने वर्षों से खनन किया जा रहा है और अब तलवार संप्रदाय को युद्ध व्यूहों और कवचों की इतनी बड़ी मांग है
तुम्हें क्या लगता है कि नवधारा महाद्वीप कितने समय तक टिक सकता है? विराट ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। नवधारा महाद्वीप की खोज के बाद से 100 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों के दौरान नवधारा महाद्वीप के निरंतर खनन के साथ इसके खनिज भंडार वास्तव में लगभग समाप्त हो गए थे। आखिरकार नवधारा महाद्वीप बहुत बड़ा नहीं है, यह केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के मध्य महाद्वीप के आकार का है। जब उनकी ताकत कमजोर थी तो नवधारा महाद्वीप विशाल और असीम लगता था, लेकिन अब यह एक छोटे से बिंदु जैसा लगता है। तलवार संप्रदाय को वर्तमान में निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी के 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच की भारी मांग है। वर्तमान में केवल तलवार संप्रदाय की आरोहण लोक सेना 12 करोड़ तक पहुंच गई है। इतने वर्षों के विकास के बाद तलवार संप्रदाय की सेना के लगभग सभी सैनिकों ने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है। तलवार संप्रदाय की सेना में आरोहण लोक से नीचे का कोई सैनिक नहीं है। इतनी विशाल सेना को सुसज्जित करने के लिए आवश्यक युद्ध व्यूह कवच की संख्या अकल्पनीय है। यदि हम दांव संघ की 8 करोड़ आरोहण लोक सेना को जोड़ दें तो 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच से लैस करने के लिए आवश्यक आरोहण लोक के सैनिकों की संख्या पूरे 20 करोड़ तक पहुंच जाती है। इतने सारे युद्ध व्यूह कवच बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक अयस्क की मात्रा आश्चर्यजनक है। इसके अलावा इसमें अंधकार दानव वंश की सेना के खिलाफ पिछली लड़ाइयों के दौरान इन युद्ध व्यूहों और सैनिकों को हुए नुकसान भी शामिल है। नवधारा महाद्वीप का खनिज भंडार वास्तव में लगभग समाप्त हो गया है। तो अब नवधारा महाद्वीप के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? विराट ने पूछा। वे शायद ही कभी तलवार संप्रदाय के विशिष्ट प्रबंधन मामलों से खुद को चिंतित करते हैं। मूल रूप से उन्हें पूरी तरह से शालिनी, यामिनी, जनरल रिया, निहारिका, शुभांगी और अन्य लोगों पर छोड़ देते हैं। इसलिए विराट वास्तव में तलवार संप्रदाय के आंतरिक मामलों के कई पहलुओं के बारे में स्पष्ट नहीं थे। आखिरकार तलवार संप्रदाय अब बहुत बड़ा हो गया था, जिसके पास संभालने के लिए बहुत सी चीजें थीं। यदि वे उन विशिष्ट मामलों के बारे में चिंता करते तो उन्हें समय और ऊर्जा कहां से मिलती? अब नवधारा महाद्वीप का उपयोग मुख्य रूप से नागदंत चावल और विभिन्न आध्यात्मिक जड़ियों को उगाने के लिए भूमि पर खेती करने के लिए किया जाता है, शालिनी ने कहा। अब पूरे नवधारा महाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर संबंधित शहरों का निर्माण किया गया है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा के लोगों ने मूल रूप से अपना प्रवास पूरा कर लिया है और नवधारा महाद्वीप के इन शहरों में चले गए हैं। यह सुनकर विराट को अंततः समझ में आया कि नवधारा महाद्वीप पर कितना बड़ा बदलाव हुआ है। यद्यपि वह अक्सर नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करते थे, लेकिन वह मुख्य रूप से उस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करते थे जो सीधे जय युग संप्रदाय के खंडहरों तक जाता था। नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करने का उनका प्राथमिक उद्देश्य जय युग संप्रदाय के खंडहरों में जाना था, ताकि कुछ योद्धाओं की सफलताओं का अवलोकन किया जा सके। यहां तक कि जब वह कभी-कभी विभिन्न मार्शल आर्ट की साधना करने के लिए नवधारा महाद्वीप के बाहरी इलाकों में जाते थे, तो वह सीधे नवधारा महाद्वीप के तूफानी मंडल से बाहर उड़ जाते थे और शायद ही कभी नवधारा महाद्वीप के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने जाते थे। इसलिए विराट को पता नहीं था कि नवधारा महाद्वीप पर क्या परिवर्तन हुए हैं। यदि आपके पास समय हो तो नवधारा महाद्वीप में जाएं और नवधारा महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित करें। इससे नवधारा महाद्वीप का स्तर भी तेजी से बढ़ेगा, शालिनी ने विराट से कहा। विराट द्वारा स्थापित किए गए बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते थे, बल्कि सीधे ब्रह्मांड से ऊर्जा निकालकर उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में भी बदल सकते थे। विराट ने पिछले कुछ वर्षों में दक्षिणी महाद्वीप में जो बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित किया था, उसने दक्षिणी महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया था। ठीक है, विराट ने सिर हिलाया और कहा। इसके अलावा भविष्य में जब तलवार संप्रदाय के योद्धा उच्च लोकों में प्रवेश करें तो कोई अन्य स्थान चुनना बेहतर होगा। आखिरकार नवधारा महाद्वीप अब पहले जैसा बंजर नहीं रहा। अब वहां इतने सारे आम लोग रहते हैं और आपके वहां लगातार सफलता प्राप्त करने से निश्चित रूप से उनके जीवन में खलल पड़ेगा। इसके अलावा नवधारा महाद्वीप का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है और इसका स्थान पर्याप्त स्थिर नहीं है। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले बहुत सारे योद्धा निश्चित रूप से नवधारा महाद्वीप पर अत्यधिक दबाव डालेंगे। लंबे समय में यह दुनिया अस्थिर हो सकती है। यदि तलवार संप्रदाय के योद्धाओं का साधना स्तर और भी ऊंचा होने पर आप वहां सफलता प्राप्त करना जारी रखते हैं तो भारी दबाव नवधारा महाद्वीप के लिए असहनीय होगा और यह नवधारा महाद्वीप के विघटन का कारण भी बन सकता है। मैंने इस मामले पर गुरु कावेरी, बहन निहारिका, बहन शुभांगी, संप्रदाय प्रमुख यामिनी और जनरल रिया से चर्चा की है। हम सभी को लगता है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को उच्च लोकों में प्रवेश करने के लिए नवधारा महाद्वीप का उपयोग करना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हम मूल रूप से इस बारे में आपसे बात करने के लिए कुछ समय निकालना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप आज यहाँ हैं इसलिए मैं आपको यहाँ भी इसके बारे में बता रही हूँ, शालिनी ने कहा। शालिनी की बातें सुनकर विराट को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से कहा, मैंने इस पर ध्यान से विचार नहीं किया, मैं इसका तुरंत ख्याल रखूंगा। वह शायद ही कभी तलवार संप्रदाय के मामलों में चिंता करता था। मूल रूप से एक दूरस्थ प्रबंधक के रूप में कार्य करता था। शालिनी, यामिनी, गुरु कावेरी, निहारिका, शुभांगी, जनरल रिया और अन्य लोगों पर बारीकियां छोड़ देता था। सच कहूं तो उसने वास्तव में उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था जिन पर शालिनी और अन्य लोग विचार कर रहे थे। आज शालिनी के याद दिलाने के बाद ही उसे अचानक इसके महत्व का एहसास हुआ। वास्तव में नवधारा महाद्वीप का विश्व स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। जब तलवार संप्रदाय बहुत मजबूत नहीं था तो उसके योद्धाओं के लिए वहां सफलता प्राप्त करना संभव था, लेकिन अब तलवार संप्रदाय के मजबूत होने के साथ अपने योद्धाओं को नवधारा महाद्वीप पर सफलता प्राप्त करने देना वास्तव में अनुचित था। आखिरकार नवधारा महाद्वीप ने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी महाविपत्ति लोक के स्तर का कोई योद्धा पैदा नहीं किया था। इसकी दुनिया के संसाधनों को देखते हुए एक दिव्य विकास लोक के योद्धा का उत्पादन करना ही इसकी सीमा है। एक महाविपत्ति लोक के योद्धा को वहां सफलता प्राप्त करने देना वास्तव में नवधारा महाद्वीप पर अत्यधिक दबाव डालेगा। कुछ विचार करने के बाद विराट ने अंततः फैसला किया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए बड़े लोकों में प्रवेश करने का स्थान शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में बदलना बेहतर होगा। आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप का विशाल बहुमत वर्तमान में निर्जन है, जहां कोई आम लोग नहीं रहते हैं। शून्य समाधि महाद्वीप के आम लोग अधिकतर शून्य नगर में रहते हैं। इतने वर्षों के बाद भी तलवार संप्रदाय के संसाधनों के समर्थन के साथ जोरदार प्रजनन के बाद शून्य नगर की जनसंख्या अभी केवल 10 अरब तक पहुंची है। मात्र 10 अरब लोग विशाल शून्य समाधि महाद्वीप के लिए बहुत कम है। शून्य समाधि महाद्वीप पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए बड़े लोकों में सफलता प्राप्त करने का स्थान निर्धारित करने से शून्य समाधि महाद्वीप पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। शून्य समाधि महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से 4 से 5 गुना बड़ा है और इसकी दुनिया भी बहुत अधिक स्थिर है। शून्य समाधि महाद्वीप के लचीलेपन को देखते हुए यहां सप्तम या अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करना भी कोई समस्या नहीं होगी। अपना निर्णय लेने के बाद विराट ने तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप लौटकर एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा की। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। एल्डर पवन ने विराट का उद्देश्य सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। भाई विराट बहुत दयालु है,
इस बारे में हमसे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य समाधि महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप एक ही परिवार है। अब से भाई विराट शून्य समाधि महाद्वीप को अपना ही घर समझें। जब चाहे आए, जो चाहे करें और हमारी चिंता न करें। यही बात शक्ति सिंधु महाद्वीप के सभी साथी योद्धाओं पर भी लागू होती है। आप कभी भी शून्य समाधि महाद्वीप आ सकते हैं। इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शून्य समाधि महाद्वीप को तलवार संप्रदाय से मजबूती से जोधे रखने का मन बना लिया था। विराट वास्तव में असाधारण है। वह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज जैसे चमत्कारी ताबीज को भी परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन योद्धाओं के लिए खजाने हैं। तलवार संप्रदाय से जुड़े रहना शून्य समाधि महाद्वीप के उदय की कुंजी है। जब तक वे एकजुट रहेंगे, शून्य समाधि महाद्वीप का भविष्य एल्डर पवन की सबसे बेतहाशा कल्पना से परे है। इसके अलावा खुद विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप को बचाया था। उसके बिना शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा शायद बहुत पहले ही अपने घर छोड़ने और ब्रह्मांड में भटकने के लिए मजबूर हो गए होते। शून्य समाधि महाद्वीप संभवतः हड्डी दानव वंश के लिए फिर से स्वर्ग बन गया होता। वह विराट के अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकते थे? यहां तक कि अगर विराट पूरे शून्य समाधि महाद्वीप को तलवार संप्रदाय के नियंत्रण आना चाहते तो भी एल्डर पवन आपत्ति नहीं करते। इतने छोटे अनुरोध की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा विराट केवल सम्मान के कारण उनके साथ इस पर चर्चा कर रहे थे। अन्यथा तलवार संप्रदाय की ताकत के साथ उनके शून्य समाधि महाद्वीप को मिटा देना उनके लिए बहुत आसान होता और वह इतने कृतज्ञ नहीं होंगे। बेशक एल्डर पवन यह भी जानते थे कि यदि उन्होंने विराट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो विराट संभवतः उन्हें मिटाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इतने लंबे समय तक विराट के साथ बातचीत करने के बाद एल्डर पवन भी यह समझ गए थे कि विराट उस तरह के क्रूर और खून के प्यासे व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत विराट उनके द्वारा मिले गए कुछ परोपकारी आकाओं में से एक थे। केवल तभी जब कोई उन्हें उकसाता था तो विराट पलटवार करते थे, अन्यथा वह कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारते। लेकिन एल्डर पवन यह भी जानते थे कि विराट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। यदि वह यह नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है तो शून्य समाधि महाद्वीप तलवार संप्रदाय से फिर कभी कोई लाभ प्राप्त करने के बारे में भूल सकता है। एल्डर पवन लंबे समय से यह समझ गए थे कि विराट जैसे व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके साथ ईमानदारी से पेश आएं और चालाक बनने की कोशिश न करें। तरकीबें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वे सभी विराट जैसे असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की नजरों में उजागर हो जाएंगी और केवल उनकी नाराजगी का कारण बनेंगी। उस मामले में मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप के अपने साथियों की ओर से एल्डर पवन को धन्यवाद दूंगा। यह सुनकर विराट ने एल्डर पवन के सामने झुककर सम्मान देते हुए मुस्कान के साथ कहा। एल्डर पवन के प्रदर्शन ने उन्हें निराश नहीं किया था। शून्य समाधि महाद्वीप अभी भी सहयोग करने लायक था। वास्तव में तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ एल्डर पवन और अन्य लोगों को सूचित किए बिना भी यदि वे सीधे शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में अगले बड़े लोक में प्रवेश करने का स्थान निर्धारित करते तो एल्डर पवन और शून्य समाधि महाद्वीप के अन्य योद्धा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन विराट ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार दोनों पक्ष सहयोगी थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया था और विराट अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे। इन वर्षों में तलवार संप्रदाय और शून्य समाधि महाद्वीप के बीच सहयोग बहुत अच्छा रहा है। विराट दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बीच नहीं बोना चाहते थे। यदि उन्होंने एल्डर पवन और अन्य लोगों को पहले से सूचित किए बिना ऐसा किया होता तो भले ही एल्डर पवन और अन्य लोगों ने आपत्ति नहीं की होती, वे निश्चित रूप से खुश नहीं होते। यह प्रतीत होने वाली छोटी सी कार्रवाई दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के लिए एक छिपा हुआ खतरा बन सकती है और किसी भी समय एक संघर्ष में बदल सकती है। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय बड़ा होता जाता है और अधिक से अधिक ताकतों को शामिल करता है, संप्रदाय के भीतर गुटों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इन गुटों के बीच एकता बनाए रखने के लिए कर्मियों के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं भाई विराट, आप बहुत दयालु हैं। एल्डर पवन ने भी तुरंत उन्हें सम्मान दिया। एल्डर पवन के साथ चर्चा करने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए और तलवार संप्रदाय के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों की एक बैठक बुलाई ताकि उन्हें इस मामले की जानकारी दी जा सके। बैठक में निहारिका और शुभांगी ने प्रस्ताव दिया कि रूपांतरण लोक से ऊपर के योद्धाओं को जब तक अत्यंत आवश्यक न हो नवधारा महाद्वीप में अपना प्रवेश कम से कम करना चाहिए ताकि उस पर दबाव कम हो सके। उच्च स्तरीय योद्धाओं के पास मौजूद ऊर्जा भयानक होती है, जबकि यह कुछ उच्च स्तरीय दुनिया के लिए समस्या नहीं हो सकती है। यह निचले स्तरीय दुनिया के लिए अत्यधिक दबाव पैदा करती है। यदि कोई पारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ लगभग 10 अरब मील व्यास वाले तारे पर उतरता है तो केवल दबाव ही यदि ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो संभवतः तारे को चकनाचूर कर सकता है। इस स्तर के विशेषज्ञों के पास हर इशारे के साथ दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति होती है। विराट ने निहारिका और शुभांगी के सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया। जब तक कुछ वास्तव में अनुचित न हो, विराट अपनी दो वरिष्ठ बहनों की इच्छाओं की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा उनके सुझाव पूरी तरह से उचित और आवश्यक थे। वह संभवतः कैसे आपत्ति कर सकते थे? वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए बड़े लोकों में प्रवेश करने के लिए एक अलग स्थान चुनने का विचार सबसे पहले शुभांगी ने प्रस्तावित किया था। शुभांगी अपना अधिकांश समय शास्त्र भंडार में विभिन्न प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और व्यवस्थित करने में बिताती थीं। उनके द्वारा पढ़े गए ग्रंथों की मात्रा बहुत अधिक थी, जिससे उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता में काफी वृद्धि हुई थी। ज्ञान की व्यापकता के मामले में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में लगभग कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहां तक कि विराट भी उनसे बहुत पीछे थे। यह उनके व्यापक पढ़ने और बुद्धिमत्ता के कारण ही था कि शुभांगी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर विचार किया। इस समस्या का एहसास होने पर शुभांगी ने सबसे पहले अपने गुरु कावेरी और छोटी बहन निहारिका के साथ इस पर चर्चा की। अंततः तीनों को लगा कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को नवधारा महाद्वीप पर सफलता प्राप्त करना जारी रखने देना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। इसके बाद तीनों ने मामले पर चर्चा करने के लिए यामिनी, शालिनी, जनरल रिया और अन्य लोगों की तलाश की। कुछ चर्चा के बाद सभी सहमत हुए कि शक्ति सिंधु महाद्वीप को बड़े लोकों में सफलता के लिए एक और स्थान चुनना चाहिए। मूल रूप से उन्होंने उचित समय पर विराट के सामने इसे लाने की योजना बनाई थी। हालांकि जिस दिन विराट जादुई हथियारों के टुकड़े प्राप्त करने के लिए शालिनी के पास गए, शालिनी ने उनके साथ इस मामले को सामने लाने का अवसर लिया। इस बैठक में शालिनी ने श्रेय नहीं लिया, बल्कि विराट को बताया कि शुभांगी ने सबसे पहले यह विचार प्रस्तावित किया था। यह सुनकर विराट को अचानक समझ में आया। इसने सब स्पष्ट कर दिया। उन्हें शुरू में आश्चर्य हुआ था कि शालिनी इस तरह की समस्या पर विचार भी क्यों करेगी। शालिनी तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग की प्रभारी थी और आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती थी। वह संभवतः नवधारा महाद्वीप से संबंधित ऐसे मामले पर कैसे विचार कर सकती थी। लेकिन अगर इसके बारे में सोचने वाली शुभांगी थी तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने अनगिनत प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे। उनके ज्ञान की व्यापकता लगभग बेजोड़ थी। उनके लिए इस मुद्दे पर विचार करना पूरी तरह से सामान्य था। बैठक के बाद विराट शुभांगी का आभार व्यक्त करने के लिए शास्त्र भंडार गए। वरिष्ठ बहन, यह सौभाग्य की बात है कि आपने समय रहते इस मुद्दे को उठाया, अन्यथा अगर चीजें ऐसी ही चली रहती तो कौन जानता था कि इसके क्या परिणाम होते। मैंने वास्तव में इस मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं।
विराट ने शुभांगी से कहा। ध्यान से सोचने पर विराट वास्तव में कुछ डरे हुए थे। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए नवधारा महाद्वीप के जय युग संप्रदाय का उपयोग जारी रखा जाता तो एक दिन नवधारा महाद्वीप अत्यधिक दबाव के आगे झुक सकता था और ढह सकता था। यदि ऐसा होता तो तलवार संप्रदाय के लिए एक महाद्वीप का नुकसान द्वितीयक होता। वास्तविक आपदा उन आम लोगों के लिए होती जो नवधारा महाद्वीप में चले गए थे। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। खाली नाव से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहा। निहारिका की बातें सुनकर विराट को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सच कहा जाए तो उसकी सभी महिलाओं में निहारिका सबसे अधिक परेशानी खड़ी करने वाली थी और उसी से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। हालांकि वह शुभांगी का भी बहुत सम्मान करता था, लेकिन शुभांगी शांत और सौम्य थी, जबकि निहारिका से निपटना बेहद मुश्किल था। तो वरिष्ठ बहन शुभांगी मेरी कृतज्ञता किस रूप में स्वीकार करना चाहेंगी? विराट ने थोड़े अपराधी भाव से पूछा। अनुज, अपनी कनिष्ठ बहन की बेतुकी बातों पर ध्यान मत दो। तलवार संप्रदाय के लिए योगदान देना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे हमेशा करूंगी। शुभांगी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ बहन, ऐसे काम नहीं चलता। स्पष्ट पुरस्कार और दंड हमारे तलवार संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। निहारिका ने तुरंत कहा। कनिष्ठ बहन, यहां परेशानी मत खड़ी करो, शुभांगी ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वह निहारिका के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। यह छोटी लोमड़ी कह तो रही थी कि वह उसके लिए इनाम मांग रही है, लेकिन कौन जाने वह क्या शरारत रच रही थी। वरिष्ठ बहन, तुम सच में मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं और तुम कहती हो कि मैं परेशानी खड़ी कर रही हूं। इससे मुझे सच में बहुत दुख हुआ है। शुभांगी की बातें सुनकर निहारिका ने तुरंत विरोध करते हुए रोने का नाटक किया। जाओ यहां से, कहीं और जाकर रहो, तुम बस तमाशा बना रही हो, शुभांगी ने चिढ़कर कहा। वह निहारिका के इस झूठे भोलेपन के झांसे में नहीं आने वाली थी। इस छोटी लोमड़ी को शरारतें करना बहुत पसंद था। वह पहले भी अनगिनत बार ठगी जा चुकी थी, तो अब वह दोबारा इसके जाल में कैसे फंस सकती थी? शुभांगी की बातें सुनकर निहारिका समझ गई कि अब शुभांगी को मूर्ख बनाना मुश्किल है। इसलिए उसने अपना ध्यान वापस विराट की ओर मोड़ा, अपनी कमर पर हाथ रखा और आक्रामक स्वर में बोली। अनुज, वरिष्ठ बहन ने कहा कि उन्हें इनाम नहीं चाहिए, तो क्या तुम सच में मुझे भी कुछ नहीं दोगे? क्या तुम्हें अपनी वरिष्ठ बहन की बिल्कुल परवाह नहीं है? मैं दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, विराट ने बार बार कहा। यह कहते हुए उसने अपना हाथ खोला और नीले वस्त्रधारी बालक द्वारा पहले से ही मरम्मत किया गया तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षा वस्त्र निकाला और उसे शुभांगी को सौंपते हुए बोला। वरिष्ठ बहन, यह तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षा वस्त्र आपके लिए है। अनुज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह रक्षा वस्त्र अपने पास ही रखना चाहिए। मैं आमतौर पर शास्त्र भंडार में ही रहती हूं और ज्यादा बाहर नहीं जाती, इसलिए मुझे ऐसे किसी खजाने की जरूरत नहीं है। शुभांगी ने रक्षा वस्त्र की ओर देखा और सिर हिला दिया। भले ही वह शायद ही कभी बाहर जाती थी, लेकिन वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान नहीं थी और शास्त्रों का व्यापक ज्ञान होने के कारण वह जानती थी कि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर का रक्षा वस्त्र कितना अनमोल होता है। वह अपना ज्यादातर समय शास्त्र भंडार में पढ़ने में बिताती थी। उसे ऐसे जादुई खजाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अनुज, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि वरिष्ठ बहन को किसी जादुई अस्त्र की आवश्यकता है? निहारिका ने अपनी पतली उंगली विराट के माथे पर दबाते हुए थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। तो वरिष्ठ बहन निहारिका, आपको क्या लगता है कि वरिष्ठ बहन शुभांगी को किस चीज की आवश्यकता है? विराट ने जल्दी से पूछा। वह पूरी तरह से निहारिका की दया पर निर्भर था। यह सुनकर निहारिका की आंखें शरारत से चमक उठीं। वह विराट के कान के करीब झुकी और कुछ फुसफुसाई। यह यह क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? निहारिका की बात सुनकर विराट झिझका। इसमें अनुचित क्या है? मैं बस तुमसे पूछ रही हूं, तुम सहमत हो या नहीं? निहारिका ने उसे घूरते हुए गुस्से से पूछा। यह देखकर शुभांगी के मन में संदेह पैदा हुआ। उसने विराट की ओर देखा और पूछा। अनुज, कनिष्ठ बहन ने अभी तुमसे क्या कहा? विराट ने निहारिका की ओर देखा और हकलाते हुए बोला। वरिष्ठ बहन निहारिका ने कहा कि वरिष्ठ बहन शुभांगी मेरे साथ रात बिताने के लिए बहुत उत्सुक है और चाहती हैं कि मैं आज रात उनके साथ रुकूं ताकि एक भावुक रात साझा कर सकूं और वरिष्ठ बहन शुभांगी की लंबे समय से पोषित इच्छा पूरी कर सकूं। अनुज, तुम कमीने, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? विराट की बात सुनकर निहारिका उछल पड़ी। उसकी ओर उंगली उठाते हुए गुस्से में उसे कोसने लगी। जब शुभांगी ने विराट की बात सुनी, चाक तो उसका सुंदर चेहरा कानों तक लाल हो गया। कनिष्ठ बहन, आज मैं तुम्हें बकवास करने का सबक सिखाऊंगी, शुभांगी ने निहारिका को घूरते हुए दांत पीसकर कहा। यह छोटी लोमड़ी खुद तो दीवानी है, लेकिन हमेशा मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश करती है। इस छोटी लोमड़ी ने ऐसा एक से अधिक बार किया था। जब वह पहली बार विराट से मिली थी तो निहारिका की हिचाल के कारण विराट ने उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र देख लिया था। आज भी उस घटना को याद करके उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी और अब यह छोटी लोमड़ी ऐसी अफवाहें फैलाने और विराट से ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रही थी। अब वह अपना चेहरा कहां छिपाए? यह कहते हुए शुभांगी तेजी से आगे बढ़ी और निहारिका पर झपटी। अनुज, बचाओ! यह देखकर निहारिका जल्दी से विराट के पीछे छिप गई। वह शुभांगी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यदि शुभांगी ने उसे इस बार पकड़ लिया तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगी। यद्यपि वह और शुभांगी दोनों शास्त्र भंडार के मामलों की प्रभारी थीं, वह मुख्य रूप से तलवार संप्रदाय के शैक्षिक मामलों, शक्ति सिंधु महाद्वीप के विभिन्न शहरों में स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा देने और शास्त्र भंडार के शाखा मंडपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। उसने इस कार्य में बहुत प्रयास किया था और उसके दैनिक कार्य भी बहुत व्यस्त थे, इसलिए उसके पास साधना के लिए अधिक समय नहीं था। दूसरी ओर शुभांगी मुख्य रूप से शास्त्र भंडार में शास्त्रों के वर्गीकरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। जहां तक पढ़े गए शास्त्रों की संख्या का सवाल था, निहारिका किसी भी तरह से शुभांगी की बराबरी नहीं कर सकती थी। इतने सारे शास्त्र पढ़ने के कारण शुभांगी की साधना और शक्ति स्वाभाविक रूप से उसी अनुपात में बढ़ गई थी। विभिन्न मार्शल आर्ट्स के बारे में उसकी समझ बहुत ही विशाल थी। इसका मतलब था कि वह आसानी से किसी भी मार्शल आर्ट की खामियों को पहचान सकती थी। यदि वह किसी से लड़ती तो उसी स्तर के बहुत कम योद्धा ही उसे हरा सकते थे। यद्यपि शुभांगी की शारीरिक योग्यता विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन उसके अविश्वसनीय रूप से गहरे ज्ञान ने उसकी युद्ध क्षमता को असाधारण प्रतिभा वालों से कम नहीं बढ़ाया था। निहारिका, जिसने हर दिन शुभांगी के साथ बिताया था, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसकी वरिष्ठ बहन कितनी शक्तिशाली हो गई थी। अनुज, रास्ते से हट जाओ, शुभांगी ने विराट से सख्त लहजे में कहा। अनुज, बिल्कुल मत हिलना, निहारिका ने विराट की भुजाओं को कसकर पकड़ते हुए उसके पीछे छिपकर धमकी भरे स्वर में कहा। वरिष्ठ बहनों, आइए इसे बातचीत से सुलझाएं। विराट दोनों के बीच फंसा हुआ बीच में अटक गया था और किसी का भी पक्ष नहीं ले सकता था। उसने एक दुखी चेहरे के साथ कहा। वह इन दोनों शेरनियों में से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अनुज, यदि तुम रास्ते से नहीं हटे तो मेरा विश्वास करो, आज मैं तुम्हारी भी पिटाई करूंगी, शुभांगी ने सख्त चेहरे के साथ धमकी दी। अनुज, यदि तुम हटे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, निहारिका ने तुरंत कहा। कनिष्ठ बहन, क्या तुम्हें लगता है कि अनुज के पीछे छिपकर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? शुभांगी ने गुस्से से कहा।
इतना कहते ही वह विराट के पीछे झपटी और निहारिका को पकड़ लिया। उसकी गति ने विराट को भी चौंका दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ बहन शुभांगी, जो हमेशा इतनी शांत रहती थीं, उनके पास इतनी भयानक शक्ति होगी। दशकों से शुभांगी शास्त्र भंडार में विभिन्न प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और व्यवस्थित करने में तल्लीन रही थीं, और कई वर्षों से उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था। परिणाम स्वरूप गुरु कावेरी और निहारिका को छोड़कर कोई भी उनकी वास्तविक शक्ति की सीमा को नहीं जानता था। वास्तव में गुरु कावेरी और निहारिका, जो शुभांगी को सबसे अच्छी तरह जानती थीं, उन्हें भी उनकी सटीक शक्ति का अंदाजा नहीं था। वे केवल इतना जानती थीं कि शुभांगी की वर्तमान शक्ति कुछ हद तक अथाह थी, लेकिन वे सटीक स्तर नहीं जानती थीं। इसलिए जब निहारिका ने शुभांगी को हमला करते देखा तो वह भी अवाक रह गई। वह जानती थी कि वरिष्ठ बहन शुभांगी शक्तिशाली थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी शक्ति इतनी अधिक होगी। शुभांगी के हमले के सामने उसके पास विरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। अनुज, मदद करो! शुभांगी की बाहों में जकड़ी निहारिका घबरा गई और उसने बार बार विराट से मदद की भीख मांगी। वह जानती थी कि इस बार वरिष्ठ बहन शुभांगी सच में गुस्से में थी, और एक बार जब वह पकड़ में आ गई तो उसे निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि विराट ने उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। उसने निहारिका की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया और जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहनों, मुझे कुछ काम है, मैं अभी जा रहा हूं। इतना कहकर वह चुपके से खिसक गया। विराट, तुम बस रुको! ये देखकर निहारिका गुस्से से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। जल्द ही निहारिका की चीखें उसके पीछे गूंज उठीं। निहारिका की चीखें सुनकर विराट सिहर उठा। केवल उसकी चीखें सुनकर ही वह कल्पना कर सकता था कि इस बार उसे कितनी बुरी तरह से सजा दी गई है। विराट जल्दी से शास्त्र भंडार से निकल गया, यहां तक कि वह अपने निवास पर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और परेशानी से बचने के लिए सीधे श्वेत हिम महाद्वीप चला गया। उसे यकीन था कि शुभांगी द्वारा सजा मिलने के बाद निहारिका निश्चित रूप से उससे बदला लेगी। फिलहाल वापस न जाना ही सबसे अच्छा था। दक्षिणी महाद्वीप, विराट के निवास पर निहारिका तूफान की तरह अंदर घुसी और सोनाली से पूछने लगी, कनिष्ठ बहन सोनाली, विराट कहाँ है? वह विराट कितना बड़ा दुष्ट था। उसने शुभांगी के सामने उसे धोखा दिया, जिसकी वजह से उसे इतनी बुरी तरह से सजा मिली। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। वरिष्ठ बहन निहारिका, युवा मालिक घर पर नहीं है, सोनाली ने जल्दी से जवाब दिया। चूंकि विराट उसे तलवार संप्रदाय के चौथे शिखर पर लाया था, सैद्धांतिक रूप से उसे चौथे शिखर का सदस्य माना जाता था। आमतौर पर शुभांगी और निहारिका उसे कनिष्ठ बहन कहकर ही बुलाती थीं। बेशक भले ही शुभांगी और निहारिका भी सोनाली को कनिष्ठ बहन कहती थीं, लेकिन उनके दिलों में विराट हमेशा उनका अनुज ही रहेगा। कनिष्ठ बहन सोनाली, कहीं तुम उस विराट को बचाने के लिए जानबूझकर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? निहारिका ने सोनाली की ओर संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछा। यह युवती विराट को अपना सब कुछ मानती थी, वह कभी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। नहीं नहीं, मैं वरिष्ठ बहन निहारिका से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? सोनाली ने बार बार कहा। युवा मालिक सच में घर पर नहीं है। वह अभी भी निहारिका से काफी डरी हुई थी। जब विराट ने उसे पहली बार तलवार संप्रदाय के चौथे शिखर पर लाया था, तब निहारिका ने उसे कई बार धमकाया था, जिससे सोनाली के दिल पर एक गहरा घाव छूट गया था। यहां तक कि अब भी निहारिका को देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस होती थी। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे खुद देखना होगा, निहारिका ने नाक भाव से कोड़ते हुए कहा। यह कहकर उसने विराट के निवास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सोनाली ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। निहारिका को नाराज करने की हिम्मत तो विराट भी नहीं कर सकता था, तो तलवार संप्रदाय में कौन उसे भड़काने की हिम्मत करेगा? पूरे तलवार संप्रदाय में केवल गुरु कावेरी और शुभांगी ही उसे नियंत्रित कर सकती थीं। यहां तक कि वेद प्रकाश, जो उसके पिता थे, उन्होंने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। निहारिका ने विराट की हवेली को अंदर बाहर पूरी तरह से छान मारा, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाई, जिससे उसे और झुंझलाहट होने लगी। कनिष्ठ बहन सोनाली, क्या तुम्हें पता है कि वह विराट कहां भाग गया? निहारिका ने सोनाली से पूछा। मुझे नहीं पता, सोनाली ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं यह पूछने की हिम्मत कैसे कर सकती हूं कि युवा मालिक आमतौर पर कहां जाते हैं? वह केवल विराट की दासी और हवेली की प्रबंधक थी, वह उसके ठिकानों के बारे में पूछने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? निहारिका ने फिर से गुस्से में फुंफकार मारी। हालांकि उसने सोनाली के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। वह जानती थी कि सोनाली मुख्य रूप से विराट की हवेली में दासी और प्रबंधक की भूमिका निभाती है, और इस बात की संभावना कम ही थी कि उसे विराट के ठिकाने का पता हो। निहारिका विराट की हवेली से निकल गई और उसने पूरे दक्षिणी महाद्वीप को फिर से खोजा, लेकिन तलाशने के बाद भी वह विराट को नहीं ढूंढ पाई। गुस्से में आकर निहारिका आभा धाम में गई और आभा बालिका से विराट का ठिकाना ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। अब आभा धाम की शक्ति की पहुंच बहुत व्यापक है, और इसके प्रभाव क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र आभा बालिका की नजर से बच नहीं सकता। बहन निहारिका, अब आपको और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। विराट स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से गायब हो गया है, वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में कहीं भी नहीं है, आभा बालिका ने कहा। आभा और निहारिका काफी करीब थीं, और उसका सवाल सुनते ही उसने खुशी खुशी विराट का राज खोल दिया। यह सुनकर निहारिका और भी उग्र हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि विराट उसके प्रतिशोध से डरता था, इसलिए वह परेशानी से बचने के लिए भाग गया था। हालांकि वह विराट की हरकतों के आगे बेबस थी और केवल फिलहाल उसके साथ हिसाब चुकता करने की अपनी योजना को त्याग सकती थी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? श्वेत हिम महाद्वीप। विराट एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के पास पहुंचा। जैसे ही विराट एकांत में जाकर साधना करने ही वाला था, उसके बगल में एक हरी परछाई कौंधी और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से नीले वस्त्रधारी बालक दौड़ता हुआ बाहर आ गया। विराट, ये कौन सी जगह है? बालक ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए पूछा। पहले जब विराट का असली शरीर श्वेत हिम महाद्वीप में आया था, तब बालक ने बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दिया था, और इसलिए उसे नहीं पता था कि विराट श्वेत हिम महाद्वीप में आ गया है। इस बार विराट, निहारिका और शुभांगी के बीच हुए हास्यपूर्ण झगड़े ने अनंत परम मीनार के अंदर मौजूद बालक को परेशान कर दिया था। किनारे से तमाशा देखने की चाहत में वह अनंत परम मीनार के माध्यम से लगातार बाहरी स्थिति को देख रहा था। दुर्भाग्य से विराट भागने में सफल रहा, जिससे वह तमाशा देखने से चूक गया। जैसे ही वह बालक तमाशा चूकने का अफसोस कर रहा था, उसने देखा कि विराट स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से एक अपरिचित महाद्वीप पर पहुंचा है। खुद को रोक न पाने के कारण वह अनंत परम मीनार से बाहर भाग आया। बालक को बाहर आते देख विराट को शास्त्र भंडार में अपने शर्मनाक पल की याद आ गई। यह डरते हुए कि कहीं बालक ने उसे देख तो नहीं लिया, उसने उसे घूरते हुए पूछा, नाग, तुमने क्या देखा? वह अनंत परम मीनार का बाहरी दृश्य बंद करना भूल गया था। अंदर से बाहर होने वाली हर चीज साफ दिखाई देती थी। वह शायद ही कभी इसे बंद करता था, सिवाय इसके जब वह जुबैदा के साथ एकांत में होता था। इस बार वह भूल गया था कि बालक बाहरी दुनिया देख सकता है। यदि बालक ने उसका वह शर्मनाक पल देख लिया था, तो उसके सम्मान का क्या होगा? क्या मैंने क्या देखा? बालक बिल्कुल हैरान दिख रहा था। मैं तो अनंत परम मीनार में नागदंत चावल के खेतों में पानी दे रहा था, किसे पता बाहर क्या हो रहा था? विराट, बाहर क्या हुआ? वह कैसे मान सकता था कि वह अंदर बैठकर तमाशा देख रहा था? अगर विराट को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह पिटेगा। विराट पहले ही उन दो शेरनियों द्वारा अपमानित हो चुका था, और उसने बदला लेने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अभी उसे उकसाता है तो विराट अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देगा। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करना स्पष्ट रूप से पिटाई को बुलावा देना था। भला वह नाग पाताल का महान स्वामी ऐसा कैसे कर सकता था? अनजान बनना ही इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। निश्चित रूप से बालक की बातें सुनकर विराट के चेहरे के भाव तुरंत सुधर गए। कुछ नहीं,
विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बालक ने चिढ़कर कहा। विराट, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या नाग, तुम्हें इससे कोई परेशानी है? विराट ने उसे एक अमित्र भाव से घूरते हुए पूछा। यह सुनकर बालक निःशब्द रह गया। ये कायर, अगर तुम इतने ही सक्षम हो तो अपना गुस्सा उन दो शेरनियों पर निकालो। मुझ पर रौब झाड़ने में कौन सी बहादुरी है? कोई परेशानी नहीं। बालक आक्रोश से भरा हुआ था, लेकिन अंत में उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इस समय विराट को उकसाना ठीक नहीं था। यह आदमी वर्तमान में गुस्से से उबल रहा था और नहीं जानता था कि इसे कहां निकाला जाए। पिटाई से बचने के लिए फिलहाल खामोश रहना ही सबसे अच्छा था। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो चुप रहो, विराट ने फुफकारते हुए कहा। यह सुनकर बालक लगभग गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी सच में बहुत आगे जा रहा था। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मैं इस कायर के स्तर तक नहीं गिरूंगा। बालक खुद को सांत्वना देता रहा। जो शब्द वह कहने वाला था उन्हें वापस निकल गया। वैसे विराट, यह आखिर कौन सी जगह है? विराट को उस मुद्दे पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए बालक ने जल्दी से विषय बदल दिया। यह श्वेत हिम महाद्वीप है। विराट ने कुछ भी नहीं छिपाया, बोलते समय उसकी ओर एक नजर डाली। श्वेत हिम महाद्वीप? बालक की आंखें चमक उठी। हम अब श्वेत हिम महाद्वीप में हैं, मैं तुम्हारे लिए रास्ता देखने जाता हूं। यह कहते हुए बालक ने जाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह हिल पाता, विराट ने उसे उसके कॉलर के पीछे से पकड़ लिया और वापस खींच लिया। नाग, तुम कहां जा रहे हो? विराट ने चिढ़कर कहा। विराट, तुम ये क्या कर रहे हो? बालक ने विराट के हाथ को अपने कॉलर से झटक दिया और गुस्से में कहा। विराट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरा कुछ तो सम्मान करो। अगर मूर्ख बाघ और पगली चिड़िया ने उसे इस हालत में देख लिया तो नाग की प्रतिष्ठा का क्या होगा? वह फिर कभी किसी को अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगा? नाग, जहां हो वहीं रहो और इधर उधर भागने की सोचना भी मत। विराट ने उसे चेतावनी देते हुए उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई। विराट, तुम सच में किसी की भलाई नहीं समझते। मैं तो बस तुम्हारे लिए आगे का रास्ता देखने की कोशिश कर रहा हूं। बालक ने गुस्से से कहा। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी भलाई की जरूरत नहीं है। मैं इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मुझे रास्ता देखने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा। उसने पहले ही सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के आसपास के क्षेत्र का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया था। इस आदमी को आगे जाकर टोह लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इस आदमी के स्वभाव को देखते हुए कौन जाने अगर यह भाग गया तो क्या मुसीबत खड़ी कर देगा। अभी कौशल की मौत के कारण श्वेत हिम महाद्वीप में उथल पुथल मची हुई थी और विराट नहीं चाहता था कि बालक कोई और मुसीबत खड़ी करे। बालक विराट के हाथों दबा हुआ थोड़ा आक्रोश महसूस कर रहा था, लेकिन उसने विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अब षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के चरम स्तर तक ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी वह विराट की पकड़ से नहीं बच सकता था। विराट उसका मालिक है और उसे नियंत्रित करना उसके लिए बेहद आसान है। इसके अलावा भले ही उसके पास विराट का विरोध करने की वास्तविक क्षमता हो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह समझना होगा कि विराट के चेतना सागर के भीतर सर्वोच्च अस्त्र अनंत परम मीनार निवास करती है। कोई भी जादुई खजाना इस सर्वोच्च अस्त्र का सामना नहीं कर सकता। यहां तक कि जब वह अपने पिछले मालिक के साथ था, अनगिनत लोगों को पार करते हुए और अनगिनत खजानों को देखते हुए उसने कभी भी इस स्तर का कोई अस्त्र नहीं देखा था। अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के बावजूद वह अनंत परम मीनार मौजूद है, वह केवल विराट की परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब उसने विराट को पीटने की कोशिश की थी, तब अनंत परम मीनार द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद उसने कभी दोबारा लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हारे लिए ये सभी जादुई अस्त्रों के टुकड़े और विभिन्न सामग्रियां लाया हूं, जल्दी करो और उस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करो। विराट ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे बालक की ओर उछाल दिया। बालक ने स्थानिक अंगूठी ली, अपनी दिव्य चेतना से उसे स्कैन किया और पाया कि वह जादुई अस्त्रों के टुकड़ों और विभिन्न आध्यात्मिक खनिजों से भरी हुई है। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। इतने सारे टुकड़े और खनिज एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक थे और यहां तक कि उसके निगलने के लिए भी एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा। टुकड़ों और खनिजों की प्रचुरता को देखते हुए उसने विराट की पिछली अशिष्टता को नजरअंदाज करने का फैसला किया। विराट, चिंता मत करो, ये छोटा सा काम मुझ पर छोड़ दो, बालक ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। इस नए महाद्वीप का पता लगाने की उसकी पिछली इच्छा अंततः अपना पेट भरने के लिए कुछ अतिरिक्त धन खोजने के लिए ही थी। अब जब उसके पास इतने सारे टुकड़े और खनिज थे तो इसके लिए परेशान क्यों होना? वह पहले टुकड़ों और खनिजों को निगलेगा और फिर बाद में भविष्य की चिंग। यह हुई ना बात। बालक की बातें सुनकर विराट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने अनंत परम मीनार का आह्वान किया और एक चमक के साथ मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। बालक स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा के लिए बाहर ही रह गया। अनंत परम मीनार के वहां होने से उसे बालक के भागने की चिंता नहीं थी। बालक बाहर बैठ गया, विराट द्वारा दिया गया फटे पुराने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षा वस्त्र निकाला और उसकी मरम्मत करने लगा। उसने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का एक टुकड़ा निकाला और एक विचार के साथ वह टुकड़ा तुरंत तारों की रोशनी में बदल गया और वस्त्र में विलीन हो गया। बालक के लिए जादुई अस्त्रों की मरम्मत करना बेहद आसान था। ये टुकड़े और आध्यात्मिक अयस्क उसके हाथों में आसानी से उनके सबसे बुनियादी भौतिक सार में टूट सकते थे। इन जादुई अस्त्रों के टुकड़ों के सार को निकालने की उसकी क्षमता किसी भी अन्य अस्त्र निर्माता की क्षमता से कहीं अधिक है। यदि यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षा वस्त्र मरम्मत के लिए किसी अस्त्र निर्माता को सौंपा जाता तो यह संभवतः बेहद मुश्किल होता। आखिरकार इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के रक्षा वस्त्र को पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट ने 16 महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों का उपयोग करके टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जो पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। बाद में इसे पवन देव बाण विद्या का उपयोग करके उड़न मेघ धनुष से विराट द्वारा आर पार कर दिया गया था, जिससे आगे और पीछे दोनों तरफ बड़े छेद हो गए थे। क्षति की इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षा वस्त्र अनिवार्य रूप से अनुपयोगी था। असाधारण कौशल वाले अस्त्र निर्माता के लिए भी इतने क्षतिग्रस्त चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करना मुश्किल होगा। हालांकि नीले वस्त्रधारी बालक के लिए यह काम बच्चों का खेल था। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करते समय बालक इत्मीनान से जादुई खजानों के कुछ टुकड़े खाता रहा। सिर्फ 3 दिनों में उसने वस्त्र की पूरी तरह से मरम्मत कर दी थी। इसके अलावा क्षतिग्रस्त होने से पहले की तुलना में इसकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ था। पूरी तरह से मरम्मत किए गए वस्त्र को देखकर बालक ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इतनी मरम्मत काफी है। मैंने विराट के प्रति अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर लिया है। बचे हुए जादुई खजानों के टुकड़े और आध्यात्मिक अयस्क मेरे हैं। सच तो यह है कि अपनी क्षमताओं के साथ यदि वह उन टुकड़ों और आध्यात्मिक अयस्क के सार को वस्त्र में डालना जारी रखता तो वह इसे और भी बेहतर बना सकता था। यदि वह अपने पास मौजूद सभी टुकड़ों और आध्यात्मिक अयस्कों का उपयोग करता तो वह वस्त्र को पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक भी बढ़ा सकता था। हालांकि बालक ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने विराट के लिए काम किया था, इसलिए वह कुछ इनाम का हकदार था। वह बचे हुए जादुई खजानों के टुकड़ों और आध्यात्मिक अयस्कों को अपने काम के भुगतान के रूप में मान सकता था और उसे विराट से और अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा विराट ने उसे केवल चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करने के लिए कहा था, न कि इसे पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र में अपग्रेड करने के लिए। तो फिर परेशान क्यों होना? वस्त्र की गुणवत्ता में इतना सुधार करके उसने पहले ही उम्मीदों से बढ़कर काम किया था। इसके बाद बालक जमीन पर लेट गया। उसके हाथ उसके सिर के पीछे थे, पैर क्रॉस किए हुए थे, एक पैर आगे पीछे झूल रहा था। वह आकाश में तैरते सफेद बादलों को देखता रहा, लगातार जादुई खजानों के टुकड़े निकालता और बड़े आनंद से उन्हें खाता रहा। वह अविश्वसनीय रूप से तनाव मुक्त लग रहा था। आह, इस तरह का जीवन बहुत ही आरामदायक था। बेफिक्र और बिना किसी चिंता के उसे खुश रखने के लिए इतने सारे संसाधनों के साथ कितना अद्भुत होता अगर यह आरामदायक जीवन हमेशा ऐसे ही रहता। दुर्भाग्य से उसकी पहचान उसे कभी भी इस तरह के लापरवाह आनंद का आनंद लेने के लिए नियत नहीं करती थी। वह अपने मालिक के प्रतिशोध को यूं ही नहीं भूल सकता था। जिस दिन वह अपने चरम पर वापस आएगा, वह दिन होगा जब वह वापस युद्ध के मैदान में उतरेगा। उन दानव कीड़ों को जिन्होंने उस समय उसके मालिक को घेर लिया था, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। आह, उन दिनों को याद करते हुए जब वह अपने पूर्व मालिक के साथ अनगिनत लोकों में घुमा करता था, वे दिन कितने गौरवशाली थे। अब विराट के पीछे पीछे चलते हुए उसे हमेशा आदेश दिए जाते हैं, जादुई अस्त्रों की मरम्मत करने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि उसे शक्तिशाली नाग पाताल तलवार के महान आत्मा को खेती करने के लिए कहा जा रहा है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो नाग पाताल के सम्मानित स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि सच कहा जाए तो विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। केवल एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक का साधक महाविपत्ति लोक के साधक की युद्ध क्षमता रखता है। यहां तक कि जब मालिक अभी भी कमजोर थे, तब भी वह विराट से काफी पीछे रहे होंगे। यद्यपि मालिक अक्सर उसके सामने शेखी बघारते थे कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा थे और अपनी युवावस्था में अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रतिभा रखते थे। वास्तविकता में जबकि मालिक की मार्शल आर्ट प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली थी, यह विराट जैसे अजीबोगरीब इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह आदमी इन सभी वर्षों में देखा गया सबसे भयानक व्यक्ति था। शायद मालिक का प्रतिशोध वास्तव में विराट पर निर्भर करेगा। यदि विराट उस स्तर तक बढ़ जाता है जिस पर मालिक उस समय थे, तो वे दानव कीड़े जिन्होंने उस समय मालिक को घेर लिया था, शायद उसके तलवार के एक ही प्रहार का भी सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बालक जादुई अस्त्रों के टुकड़ों को खा रहा था, उसने भविष्य के बारे में सपने देखे। हालांकि वह अक्सर विराट को कुएं का मेंढक, औसत दर्जे की मार्शल आर्ट प्रतिभा वाला अदूरदर्शी गंवार कहकर डांटता था, जो अनगिनत लोगों के सच्चे मार्शल आर्ट दिग्गजों से काफी हीन था। वास्तव में बालक अपने दिल की गहराई से विराट की प्रशंसा करता था। स्वभाव, ज्ञान, दृढ़ता और मार्शल आर्ट प्रतिभा सहित हर पहलू में विराट असाधारण रूप से उत्कृष्ट है। यदि अपनी पत्नी के प्रति उसका डर और दिल के मामलों में उसका अनिर्णय न होता, तो विराट को लगभग एक आदर्श व्यक्ति माना जाता। ऐसे व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय महाबली के रूप में विकसित न होना कठिन है। केवल मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में विराट पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट में से एक है। शायद केवल पौराणिक दुनिया में शीर्ष क्रम की जातियों की सबसे शानदार प्रतिभाएं ही मार्शल आर्ट प्रतिभा में उसे पार कर सकती हैं। नीले वस्त्रधारी बालक की लगातार नोकझोंक और छेड़खानी के बावजूद बालक को वास्तव में विराट की भविष्य की उपलब्धियों से बहुत उम्मीदें हैं। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में विराट ने अपने पास मौजूद 20 से अधिक महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों को महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीजों में परिष्कृत किया। फिर उसने हाल ही में प्राप्त महास्वर्ण कवच ताबीज की रून विरासत का गहन अध्ययन किया और हाथ में मौजूद विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके उसने 100 से अधिक महास्वर्ण कवच ताबीज परिष्कृत किए। बेशक विराट की वर्तमान शक्ति के साथ वह केवल अपनी प्राप्त नवीनतम रून विरासत से सबसे बुनियादी महास्वर्ण कवच ताबीज ही परिष्कृत कर सकता था। उच्च स्तरीय महास्वर्ण कवच ताबीजों को परिष्कृत करने के लिए उच्च साधना स्तर की आवश्यकता थी। हालांकि रून के विवरण के अनुसार यह सबसे बुनियादी महास्वर्ण कवच ताबीज भी एक चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले हमले का सामना कर सकता था। इसके अलावा यह चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ कोई साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक योद्धा नहीं था, बल्कि सबसे कुलीन चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ का हमला था। अपने हाथ में नए परिष्कृत महास्वर्ण कवच ताबीज को देखकर विराट ने एक पल के लिए विचार किया। यह नया महास्वर्ण कवच ताबीज परिष्कृत तो हो गया था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण अभी बाकी था। यह सोचकर विराट एक पल में वहां से गायब हुआ, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़कर बाहर आ गया। जब विराट बाहर आया तो उसने नीले वस्त्रधारी बालक को इत्मीनान से जमीन पर लेटे हुए देखा। हाथ सिर के पीछे थे, पैर क्रॉस किए हुए थे, एक पैर आगे पीछे झूल रहा था। वह तैरते बादलों को देखते हुए एक धुन गुनगुना रहा था और लगातार जादुई खजानों के टुकड़े निकालकर उनका भरपूर आनंद ले रहा था। इस आलसी बालक के रवैये को देखकर विराट का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जैसे ही वह उसे सबक सिखाने के लिए जाने वाला था, बालक की नजर विराट पर पड़ी जो अनंत परम मीनार से बाहर भाग रहा था। वह तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। विराट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम कोई गड़बड़ करने की हिम्मत मत करना। नीले वस्त्रधारी बालक ने विराट की ओर देखते हुए सतर्कता से कहा। वह विराट की पिटाई से थोड़ा डरता था। हर बार जब विराट उसे पीटता था तो उसे असहनीय दर्द होता था। वह एहसास बिल्कुल भी सुखद नहीं था। नाग, मैंने तुम्हें उस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत करने को कहा था, तुम क्या कर रहे हो? विराट ने बालक की ओर अमित भाव से देखते हुए कहा। यह तो बस एक मामूली चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की मरम्मत थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने इसे पहले ही ठीक कर दिया है, बालक ने जवाब दिया। यह कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षा वस्त्र विराट की ओर उछाल दिया गया। विराट ने वस्त्र को पकड़ा और देखा कि यह न केवल पूरी तरह से मरम्मत किया गया था, बल्कि इसकी गुणवत्ता क्षतिग्रस्त होने से पहले की तुलना में और भी बेहतर लग रही थी। यह देखकर विराट चकित रह गया। इस आदमी की क्षमताएं उसकी कल्पना से भी अधिक उल्लेखनीय लग रही थीं। विराट बालक की छानबीन किए बिना नहीं रह सका। उसके दिल में संदेह की भावना रेंगने लगी। क्या यह आदमी पहले जानबूझकर अपनी क्षमताएं छिपा रहा था? जब उसने पहले जादुई अस्त्रों की मरम्मत की थी तो उसकी गति इतनी तेज नहीं थी और उसकी मरम्मत की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं थी। विराट की संदेहास्पद नजर के नीचे बालक को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। विराट, मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो तुमने मुझे दिया था। तुम मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भले ही मैं बस लेटे लेटे जादुई अस्त्रों के टुकड़े खा रहा हूं। क्या तुम हस्तक्षेप करने वाले हो? बालक ने कहा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना अनुचित व्यक्ति हूं? विराट ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा। यही सबसे अच्छा है, बालक ने जल्दी से जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने कब मेरे साथ तर्क किया है? तुम हमेशा मुझे पीटते रहते हो। मेरी यह प्राचीन दिव्य तलवार सचमुच अभागी है जो तुम्हारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति के साथ है। बालक ने मन ही मन सोचा। बेशक उसने इन विचारों को केवल अपने मन में बड़बड़ाने की हिम्मत की, उन्हें जोर से कहने की नहीं, अन्यथा उसे निश्चित रूप से एक और पिटाई खानी पड़ेगी। नाग, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। विराट ने अपने हाथ में चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र की सावधानी पूर्वक जांच की और इससे अधिक से अधिक संतुष्ट होकर उसने बालक की प्रशंसा की। बेशक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? जब मैं कोई काम करता हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुरा काम करूंगा? विराट की प्रशंसा सुनकर बालक तुरंत फिर से अहंकारी हो गया और शेखी बघारने लगा। विराट ने बालक की बातों को नजरअंदाज कर दिया।
उसने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षा वस्त्र को रख दिया। एक नया तैयार किया गया महास्वर्ण कवच ताबीज निकाला और उसे बालक की ओर उछालते हुए कहा, नाग, इस महास्वर्ण कवच ताबीज को सक्रिय करो, मैं इसकी शक्ति का परीक्षण करूंगा। यह सुनकर बालक, जो अभी आत्मसंतुष्ट था, कठोर हो गया। उसने झिझकते हुए पूछा, मैं इसका परीक्षण कैसे करूं? और मैं इसका परीक्षण कैसे कर सकता हूं? बेशक तुम इसे सक्रिय करो और फिर मैं यह देखने के लिए हमला करूंगा कि क्या मैं इसकी रक्षा को भेज सकता हूं। विराट ने चिढ़कर कहा, क्या तुम सीधे लोकाकाश महाविकास तलवार कला से हमला करने वाले हो या दिव्य पंख तलवार व्यूह से? बालक ने जल्दी से पूछा। विराट का असली रूप, जो वर्तमान में अपनी साधना द्वारा सीमित था, अधिक से अधिक लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर की छठी चाल का उपयोग कर सकता था। युद्ध शक्ति का यह स्तर केवल एक शीर्ष स्तरीय प्रथम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर था। हालांकि उस दिव्य आत्मा वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के पूर्ण प्रथम स्तर को उन्मुक्त कर सकता था। उसकी युद्ध शक्ति एक शीर्ष स्तरीय तृतीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ के तुलनीय थी और वह एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सकता था। वह लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर की छठी चाल के प्रहार को तो बमुश्किल सह सकता था, लेकिन अगर यह आदमी तलवार व्यूह के प्रथम स्तर से प्रहार करता तो उसकी हालत गंभीर हो जाती। अन्य योद्धाओं के खिलाफ वह किसी पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ से भी नहीं डरता। चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि विराट कोई आम इंसान नहीं था, वह उसका मालिक था। विराट के नुकसान दर्जनों करता था। यदि विराट उस पर दिव्य पंख तलवार व्यूह के प्रथम स्तर से प्रहार करता तो यह निश्चित रूप से उसकी आधी जान ले लेता। बकवास, बेशक हम दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग करेंगे, विराट ने चिढ़कर कहा। यदि उसका नया तैयार किया गया महास्वर्ण कवच ताबीज लोकाकाश महाविकास तलवार कला के दूसरे स्तर की छठी चाल का भी सामना नहीं कर सका, इसका क्या उपयोग होगा? विराट की बातें सुनकर बालक का चेहरा उतर गया। विराट, तुम परीक्षण के लिए किसी और को क्यों नहीं ढूंढते? उपाध्यक्ष दिवाकर को ढूंढो या पगली चिड़िया माया मूर्ख बाघ, या कम से कम तुम उस महिला हिमशिखा को ढूंढ सकते हो। क्या कृपया तुम मेरे पास नहीं आ सकते? बालक ने चाऊसी भरी मुस्कान के साथ, नाग, तुम फिर से घमंड में आ रहे हो? मैंने तुमसे एक छोटा सा काम करने को कहा और तुम पहले ही ऐसी बातें कर रहे हो। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। विराट की बातें सुनकर बालक अनैच्छिक रूप से पीछे हट गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, बहुत बकवास हो गई, यह सिर्फ एक प्रयोग है, चलो शुरू करें। कहकर बालक ने बेपरवाह महास्वर्ण कवच ताबीज को सक्रिय कर दिया। चूंकि उसे वैसे भी चोट लगने वाली थी, इसलिए वह सीधा होकर अपनी बेइज्जती से बच सकता था। जैसे ही बालक ने ताबीज सक्रिय किया, उसके सामने एक विशाल स्वर्ण कवच की परछाई प्रकट हुई। यह परछाई 100 फुट लंबी थी, जो उसके सामने के स्थान को बिना किसी खाली जगह के पूरी तरह से सुरक्षित कर रही थी। इसके अलावा यह स्वर्ण कवच की परछाई न केवल विशाल थी, बल्कि एक शानदार आभा भी बिखेर रही थी। केवल इसके रखने से ही यह असाधारण रही थी। अरे विराट, तुमने इस बार जो ताबीज तैयार किया है वह काफी प्रभावशाली है। बालक यह देखकर आश्चर्य से चकित हुए बिना नहीं रह सका। वह एक समझदार व्यक्ति था और उसने तुरंत उस महास्वर्ण कवच ताबीज की असाधारण प्रकृति को पहचान लिया जिसे विराट ने तैयार किया था। विराट भी इस नए ताबीज के प्रकट होने पर समान रूप से चकित था, यहां तक कि उसने भी इसके इतने प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि विराट का आश्चर्य कुछ ही क्षणों का था और वह जल्दी ही सामान्य हो गया। ताबीज सुंदर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके वास्तविक प्रभाव कितने शक्तिशाली होंगे। यह सोचकर विराट ने और देर नहीं की। जाते साथ हजारों लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्र चारों ओर प्रकट हो गए। इन हजारों लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्रों ने एक अत्यंत प्रभावशाली तलवार व्यूह बनाया। अगले ही पल तलवार व्यूह से एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी निकली, जो ताबीज द्वारा बनाई गई विशाल स्वर्ण कवच परछाई की ओर प्रहार कर रही थी। धूम! अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने ताबीज द्वारा बनाई गई स्वर्ण कवच परछाई पर प्रहार किया और तुरंत एक कानफोड़ू गर्जना गूंज उठी। इस तलवार के प्रहार के बाद एक तेज कड़क के साथ विशाल स्वर्ण कवच परछाई पर कई छोटी दरारें दिखाई दी। हालांकि कुल मिलाकर विशाल स्वर्ण कवच परछाई को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था। यह देखकर विराट आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दिव्य पंख तलवार व्यूह के प्रथम स्तर से उसका पूर्ण शक्ति वाला हमला लगभग एक चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ के हमले के बराबर था। फिर भी इसने इस स्वर्ण कवच परछाई पर केवल कुछ छोटी दरारें छोड़ी थीं। इस नए महास्वर्ण कवच ताबीज की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में काफी प्रभावशाली थी। विराट यही नहीं रुका, बल्कि उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह को सक्रिय कर दिया, जो लगातार स्वर्ण कवच परछाई पर प्रहार कर रहा था। लगातार 9 प्रहारों के बाद अंततः विशाल स्वर्ण कवच परछाई एक कड़क के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फ्यू! स्वर्ण कवच परछाई को अंततः पूरी तरह से चकनाचूर होते देख विराट एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया था। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह से लगातार 9 प्रहार करना उसकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा खिंचाव था। राहत की एक लंबी सांस छोड़ने के बाद विराट के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान खिल गई। इस नए महास्वर्ण कवच ताबीज की रक्षात्मक शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक मजबूत थी। इस तरह का एक महास्वर्ण कवच ताबीज कौशल जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ के हमलों का आसानी से सामना कर सकता था। और यह महास्वर्ण कवच ताबीज, जो केवल एक निम्न श्रेणी के महाविपत्ति ताबीज के बराबर था, पहले से ही इतनी भयानक रक्षात्मक शक्ति रखता था। वह नहीं जानता था कि इसकी अंतिम रक्षात्मक क्षमता कितनी आश्चर्यजनक होगी। हालांकि जबकि महास्वर्ण कवच ताबीज की रक्षात्मक शक्ति मजबूत थी, इसकी निर्माण लागत भी काफी अधिक थी। इस महास्वर्ण कवच ताबीज को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मूल ताबीज कागज प्राचीन महाद्वीप के विशाल पेड़ों के पत्तों से बनाया गया था। ताबीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर भी प्राचीन महाद्वीप के गरुड़ों के खून से बनाया गया था। अकेले ये 2 वस्तुएं पहले से ही काफी महंगी हैं। उसमें शामिल की गई भारी मात्रा में ऊर्जा और शोधन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली विभिन्न दुर्लभ और कीमती सामग्रियां भी जुड़ जाती हैं। विराट का अनुमान है कि कुल लागत कम से कम 5 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर होगी। शोधन लागत के मामले में यह महास्वर्ण कवच ताबीज द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज से कई गुना अधिक महंगा है। हालांकि महास्वर्ण कवच ताबीज का एकमात्र लाभ यह है कि इसकी सामग्रियां अपेक्षाकृत सामान्य हैं। द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के विपरीत, जिसके लिए अत्यंत दुर्लभ रहस्यमय विद्युत पत्थर की आवश्यकता होती है, या हिमसीमा ताबीज, जिसके लिए हिमसीमा पत्थर की आवश्यकता होती है। इसलिए हालांकि नए महास्वर्ण कवच ताबीज को परिष्कृत करना अधिक महंगा है, लेकिन सामान्य सामग्रियों के कारण इसे परिष्कृत करना बहुत आसान है। दिव्य पंख तलवार व्यूह को 9 बार इस्तेमाल करने के बाद विराट अपनी क्षीण हो चुकी दिव्य आत्मा शक्ति को फिर से प्राप्त करने और साधना करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। अपनी दिव्य आत्मा शक्ति पूरी तरह से वापस पाने के बाद विराट ने फिर से अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया। नीले वस्त्रधारी बालक को इशारा किया और कहा, नाग, चलो चलें। बालक, जो जमीन पर लेटा हुआ इत्मीनान से जादुई खजानों के टुकड़े खा रहा था, विराट के शब्द सुनकर अचंभित रह गया और पूछा, कहां? श्वेत हिम संप्रदाय की ओर, ताकि महास्वर्ण कवच ताबीजों का एक हिस्सा मेरे निर्मल अवतार को दिया जा सके। विराट ने कहा। यद्यपि उसके निर्मल अवतार के पास भी महास्वर्ण कवच ताबीजों की विरासत प्राप्त होने के बाद उन्हें परिष्कृत करने की क्षमता थी, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी संख्या में इन नए महास्वर्ण कवच ताबीजों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्रियां नहीं थीं। इसलिए मुख्य शरीर को महास्वर्ण कवच ताबीजों का एक हिस्सा वहां भेजना था।
ठीक है। विराट की बातें सुनकर बालक ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया और जमीन से छलांग लगाकर खड़ा हो गया। विराट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। यह देखकर कि विराट अभी भी नहीं हिला था, बालक ने उसे उकसाया। अगर तुम अनंत परम मीनार में प्रवेश नहीं करोगे तो मैं कैसे प्रस्थान कर सकता हूं? विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम तभी क्यों प्रस्थान करते हो जब मैं अनंत परम मीनार में प्रवेश करता हूं? बालक हैरान रह गया और उसने भ्रमित होकर पूछा, अगर तुम अनंत परम मीनार में प्रवेश नहीं करोगे तो क्या तुम यात्रा करते समय मेरी गति की बराबरी कर पाओगे? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। विराट, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी यात्रा की गति के साथ मैं बराबरी नहीं कर सकता। तुम मुझे कम आंक रहे हो। बालक ने काफी असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है, क्योंकि तुम बराबरी कर सकते हो तो साथ चलो। विराट ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ हिलाया, अनंत परम मीनार को दूर रखा और अपनी उंगली के एक झटके के साथ उसके सामने शून्य में एक स्थानिक दरार खुल गई। विराट स्थानिक दरार में तेजी से घुसा और अगले ही पल वह 50 खरब मील दूर प्रकट हुआ। यह देखकर बालक अवाक रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि विराट यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष को चीर सकता है, लेकिन विराट ने पहले जो दूरी तय की थी वह इससे कहीं कम थी। अपनी उड़ान की गति से वह अभी भी विराट को पकड़ सकता था, लेकिन अब टेलीपोर्टेशन द्वारा तय की गई विशाल दूरी को देखकर बालक को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। हालांकि उसने पहले ही शेखी बघार दी थी और अब इसे वापस लेना बहुत शर्मनाक होगा, इसलिए भले ही उसे लगा कि वह विराट की वर्तमान गति को पकड़ नहीं पाएगा, बालक के पास दांत पीसकर विराट की दिशा की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बालक चमका, तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और अकल्पनीय गति से विराट का पीछा करने लगा। यह कहना होगा कि बालक अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि वह केवल षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के चरम स्तर तक ही ठीक हुआ था, लेकिन उसकी यात्रा की गति लगभग एक सप्तम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। जल्द ही बालक ने विराट को पकड़ लिया। विराट ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसे एहसास नहीं था कि यह आदमी इतना तेज था। उसने वास्तव में उसे कम आंका था। विराट ने उसे नजरअंदाज किया और यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष को चीरता रहा। यह देखकर बालक भी तेजी से उसके पीछे चल दिया। पहले तो वह बमुश्किल विराट के साथ तालमेल बिठा पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया विराट पीछे छूटता गया। आधा घंटा बाद वह विराट की परछाई तक नहीं देख पा रहा था। लानत है विराट पर, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें पुनर्जन्म लेने की जल्दी है? बालक ने पकड़ न पाने पर उसे कोसा। अच्छा है कि तुम गायब हो गए, अब मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं अधिक स्वतंत्र रह सकता हूं। चूंकि वह विराट को नहीं पकड़ सकता था, इसलिए बालक ने हार मानने का फैसला किया। विराट के दूर रहने के दौरान उसे खिसकना पड़ा। वह शक्ति सिंधु महाद्वीप, नवधारा महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप की खोज करते करते थक गया था। आखिरकार इस नए महाद्वीप पर पहुंचने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह से खोजना चाहता था। हालांकि जैसे ही बालक भागने वाला था, उसके सामने का अंतरिक्ष अचानक खुल गया और विराट बाहर निकल आया। नाग, तुमने अभी क्या कहा? विराट ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा कुछ हद तक अमित्र लग रहा था। वह बालक से कुछ भी नहीं छिपा सकता था। एक बार जब बालक उसे नहीं पकड़ पाया तो वह निश्चित रूप से भागने की कोशिश करेगा, इसलिए कुछ देर के लिए उसे पीछे छोड़ने के बाद विराट वापस मुड़ गया। हालांकि जैसे ही उसने स्थानिक दरार को खोला, उसे ऐसा लगा जैसे बालक उसे कोस रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो यह कह रहा था कि यात्रा करने का तुम्हारा तरीका वास्तव में उल्लेखनीय है, यहां तक कि मैं भी तुम्हें नहीं पकड़ सकता। यह आश्चर्यजनक है, बालक ने जल्दी से उत्तर दिया। उसने अभी जो कहा था उसे कहने की हिम्मत वह कैसे कर सकता था? अगर विराट को पता चल जाता कि उसने अभी क्या कहा है तो आज विराट उसे निश्चित रूप से पीट पीट कर उसका कचूमर निकाल देता। क्या सच में तुमने यही कहा था? विराट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, संदेह भरे भाव से पूछा। यह आदमी इतनी अच्छी बातें कहेगा? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला था? मैंने बिल्कुल यही कहा था। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या कहा? बालक ने जल्दी से तर्क दिया। ठीक है, बहुत बकवास हो गई, जल्दी करो और अनंत परम मीनार में प्रवेश करो। मेरे पास तुम्हारे धीरे धीरे यात्रा करने का इंतजार करने का समय नहीं है। विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा। उसे यकीन था कि इस आदमी ने कोई अच्छी बात नहीं कही थी, लेकिन चूंकि उसने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा था, इसीलिए वह आदमी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था और विराट उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। वह बस इस हिसाब को याद रखेगा और अगली बार जब वह उसे रंगे हाथों पकड़ेगा तो उसे हिसाब चुकता कर लेगा। विराट की बातें सुनकर बालक ने और झिझकने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से तलवार की रोशनी में चमका और अनंत परम मीनार में प्रवेश कर गया। इस गति प्रतियोगिता के बाद बालक थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। पहले उसने ताकत, गति या ज्ञान और अनुभव के मामले में विराट को लगभग हर पहलू में पूरी तरह से पछाड़ दिया था। विराट का सामना करते समय उसे जो श्रेष्ठता का एहसास होता था वह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था, लेकिन अब यात्रा की गति में विराट ने उसे पीछे छोड़ दिया था और वह इस क्षेत्र में अपना लाभ बनाए नहीं रख पाएगा। यदि विराट ताकत में भी उससे आगे निकल गया तो उसे भविष्य में उससे बात करने का आत्मविश्वास कहां से मिलेगा? यह सोचकर बालक को घबराहट महसूस होने लगी। नहीं, उसे जल्दी करनी होगी और अपनी शक्ति वापस पानी होगी, अन्यथा यदि विराट सच में एक दिन उससे आगे निकल गया तो उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। बेशक विराट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस घटना से बालक के दिमाग में इतना नाटकीय दृश्य पैदा हो जाएगा। इस बार उसने यात्रा की गति के मामले में नीले वस्त्रधारी बालक को करारा झटका दिया था, जिससे विराट बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। यह आदमी उसके सामने हमेशा कृपालु, घमंडी और दबंग रहता था, मानो वह कोई असाधारण चीज हो और वह खुद बेकार हो। वह इतने सालों से इस गुस्से को दबाए हुए था और आज उसने अंततः अस्थायी रूप से बाजी पलट दी थी। जब भविष्य में उसकी शक्ति इस आदमी से अधिक हो जाएगी तो वह देखेगा कि इस आदमी को उसके सामने किस बात का गर्व होगा। यात्रा करने के लिए लगातार अंतरिक्ष को चीरते हुए विराट जल्द ही श्वेत हिम संप्रदाय के पास पहुंच गया। उसने एक छलावरण ताबीज और खुद को छिपाने की तकनीक का उपयोग फिर से श्वेत हिम संप्रदाय में घुसने के लिए किया और अपने निर्मल अवतार के निवास पर पहुंच गया। उसने अपने द्वारा परिष्कृत किए गए 100 से अधिक नए महास्वर्ण कवच ताबीजों का अधिकांश हिस्सा निर्मल अवतार को सौंप दिया। इसके तुरंत बाद विराट ने श्वेत हिम संप्रदाय छोड़ दिया और संप्रदाय के पास स्थापित एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने पर विराट ने तुरंत अपने निवास पर लौटने की हिम्मत नहीं की। उसने आभा धाम की शक्ति का उपयोग निहारिका का स्थान देखने के लिए किया। यह देखकर कि निहारिका अपने निवास में नहीं बल्कि शास्त्र भंडार में थी, विराट ने राहत की सांस ली। विराट, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए हो। बहन निहारिका उस दिन तुम्हें ढूंढ रही थी। जैसे ही विराट ने राहत की सांस ली, एक स्पष्ट बच्चों अपना सिर घुमाया और देखा कि आभा बालिका उसके पास खड़ी थी। जब विराट ने पूरे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र की जांच करने के लिए आभा धाम की शक्ति जुटाई तो वह इसे आभा से कैसे छिपा सकता था? आभा धाम की आत्मा के रूप में वह इसकी शक्ति में हर बदलाव से पूरी तरह वाकिफ थी। तुम्हें कैसे पता चला? विराट ने जल्दी से पूछा। वह आभा के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि आभा धाम की आत्मा के रूप में वह आभा धाम की शक्ति के प्रभाव में आने वाले क्षेत्र के भीतर सब कुछ देख सकती थी। यह छोटी लड़की आमतौर पर आलसी थी और जब तक कोई काम न हो तब तक वह इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाती थी। बहन निहारिका उस दिन तुम्हारे ठिकाने के बारे में पूछने आई थी तो जाहिर है मुझे पता था, आभा ने कहा। आभा धाम के गुरु के रूप में विराट ने मूल रूप से पूरे धाम को परिष्कृत कर लिया है। आभा बालिका धाम की आत्मा के रूप में विराट के साथ एक मजबूत संबंध रखती है। वह आसानी से उसके स्थान को महसूस कर सकती है।
बेशक यह शक्ति सिंधु महाद्वीप तक ही सीमित है। यदि विराट अन्य महाद्वीपों में जाता है तो दूरी बहुत अधिक है और आभा बालिका उसके स्थान को महसूस नहीं कर सकती। जब विराट परेशानी से बचने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके श्वेत हिम महाद्वीप गया था तो आभा बालिका स्वाभाविक रूप से उसकी गतिविधियों को महसूस करने में सक्षम थी। तो तुमने क्या कहा? यह सुनकर विराट ने हड़बड़ाहट में पूछा। मैं सच के अलावा और क्या कह सकती हूँ? आभा बालिका ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जब तुम वापस आ गए हो तो यह बिल्कुल सही है। मैं बहन निहारिका को बता दूंगी। यह सुनकर विराट को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई और उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, अभी मत जाओ। बहन निहारिका को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूं। बहन निहारिका को क्यों ना बताऊं? आभा बालिका ने हैरान होकर पूछा। बहन निहारिका कुछ समय पहले मेरे पास आई थी, तुम्हारे ठिकाने के बारे में पूछ रही थी। जाहिर है उसे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना था। अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे स्वाभाविक रूप से उसे बताना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, विराट ने घबरा कर कहा। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था और निहारिका का गुस्सा शायद अभी शांत नहीं हुआ था। उसे अभी बताना निश्चित रूप से उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। विराट, क्या तुमने कुछ शर्मनाक काम किया है जिसके कारण तुम्हें डर है कि बहन निहारिका को पता चल जाएगा? विराट के हाव भाव देखकर आभा बालिका ने संदेह से पूछा। तुम क्या बकवास कर रही हो? विराट ने स्पष्ट रूप से नाराज होते हुए पलटवार किया। मैं विराट एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? यह कहना मुश्किल है। जिस तरह से तुम अभी चुप चुप कर काम कर रहे हो उससे तुम उस तरह के इंसान ही लग रहे हो, आभा बालिका ने कहा। यह सुनकर विराट का चेहरा कठोर हो गया। उसने चिढ़कर कहा, तुम क्या जानती हो छोटी बच्ची? तुम्हारी बहन निहारिका को मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। अगर वह मुझे अभी देखेगी तो वह नाराज या दुखी भी हो सकती है। तुम अपनी बहन निहारिका को नाराज और दुखी नहीं देखना चाहती ना? यह छोटी बच्ची कुछ नहीं समझती और इसे समझाना बेकार है। वह अभी के लिए उससे झूठ बोलने की कोशिश ही कर सकता था। ओह, तो बेहतर होगा कि मैं बहन निहारिका को अभी न बताऊं ताकि वह नाराज या दुखी ना हो। आभा बालिका ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और अंत में बोली, यह हुई ना बात। यह देखकर कि छोटी बच्ची आखिरकार मूर्ख बन गई है, विराट मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने जल्दी से कहा, मैं कह रही हूं विराट, तुमने बहन निहारिका को परेशान तो नहीं किया ना? आभा बालिका ने विराट की ओर देखा और अचानक संदेह से पूछा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा लगता हूं कि मैं तुम्हारी बहन निहारिका को परेशान करूंगा? विराट ने तुरंत धार्मिकता के साथ कहा, लेकिन यह सच है, तुम्हें सच में हिम्मत नहीं है। हर कोई जानता है कि तुम अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा डरते हो। आभा बालिका ने सहमति में सिर हिलाया। आभा की बातें सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसे हजार झटके लगे हों। आभा, तुम्हें ये अफवाहें किसने बताई? यह अपमानजनक है। मुझे बदनाम करने के लिए तुम ऐसी बेतुकी अफवाहें कैसे गढ़ सकती हो? अगर मुझे पता चला कि ये अफवाहें किसने गढ़ी हैं तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा, विराट ने गुस्से में कहा। वह विराट एक सम्मानित व्यक्ति अपनी पत्नी से डरता था? क्या मजाक है? हर कोई यही कहता है। पूरे तलवार संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि आप अपनी पत्नी से डरते हैं? आभा बालिका ने एक अजीब भाव के साथ विराट की ओर देखा। क्या आप इस बारे में नहीं जानते? यह सुनकर विराट का चेहरा और भी काला पड़ गया। वह कौन सा कमीना था जिसने ऐसी अफवाह फैलाने की हिम्मत की? अगर उसे पता चला कि वह कौन है तो वह उसे सबक सिखाएगा। आभा, मुझे बताओ, सबसे पहले यह अफवाह किसने फैलाई? विराट ने पूछा। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। मुझे नहीं पता कि इसे किसने शुरू किया, लेकिन हर कोई यही कहता है, आभा बालिका ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर विराट को बहुत निराशा हुई। आभा, तुम इन अफवाहों पर विश्वास नहीं कर सकती, इनके झांसे में मत आना। विराट ने पूरी गंभीरता से सलाह दी। वह छोटी लड़की की आंखों में अपनी प्रभावशाली छवि को नहीं टूटने दे सकता था, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? वह अपना मुंह कहां दिखाएगा? हम विराट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई अनजान बच्ची हूं? विराट की बात सुनकर आभा बालिका ने कुछ असंतोष के साथ उसकी ओर देखा और नाक भौं सिकोड़ी। इतना कहकर वह विराट को नजरअंदाज करते हुए वापस आभा धाम की ओर मुड़ गई और उसे हवा में हतप्रभ छोड़ दिया। विराट काफी देर तक अवाक वहीं खड़ा रहा। लानत है, मेरी जीवन भर की प्रतिष्ठा ऐसे ही बर्बाद हो गई। किस कमीने ने ये अफवाहें फैलाई? मैं आशा करता हूं कि उसे पता न चले। आज की घटनाओं ने सचमुच उसे क्रोधित कर दिया था। क्रोधित होकर विराट काल रात्रि शिविर के मुख्यालय की ओर बढ़ा। वह चाहता था कि सेनापति समीर इस बात की जांच करे कि ये अफवाहें किसने फैलाई हैं। हालांकि जब वह काल रात्रि शिविर के मुख्यालय के द्वार पर पहुंचा तो विराट झिझका। यदि वह इस मामले की जांच करने के लिए सेनापति समीर को काल रात्रि शिविर की सेना जुटाने देता